तो अभी जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग ये भी अलग अलग दोनों, क्या डिफरेंस है दोनों में? फॉरेक्स का एक एडवांटेज है कि फॉरेक्स मार्केट 24/5 डेज ओपन होता है, तो इससे आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आपके पास दिन में टाइम नहीं है, आपके पास एनालिसिस करने का टाइम नहीं है, लाइव मार्केट में आके काम करने का टाइम नहीं है, तो आप क्या करते हो फॉरेक्स में जाते हो, आपको मॉर्निंग का टाइम फ्री है, आपने बैठे आपने एनालिसिस की, आप उसमें काम कर सकते हैं, आप अपने जॉब के बाद 6 के बाद 7 के बाद इसमें बैठ के काम कर सकते हैं। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, दूसरा मेरे को लगता है ट्रेडिंग, जो आप बोल रहे हो कि सबसे ज्यादा ट्रेडर्स दुबई में बैठते हैं। रीजन उसके पीछे वहाँ पर उनको एक फैसिलिटी मिली रही, बेनिफिट्स है उनको। फैसिलिटी की बात करूँ तो वहाँ पर अच्छा सर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर सबसे बेस्ट करेंसी कौन सी है? बेस्ट करेंसी का मतलब होता है हमको वॉल्यूम चाहिए, जिसमें वॉल्यूम नहीं है उस पर ट्रेडिंग करोगे तो आपको जल्दी आपके जो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगी, आपका प्रॉफिट जो है आपने टेक प्रॉफिट लगा रखा है, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये प्राइस करेगा, आपको लगता है 102 जाएगा, तो हमको वॉल्यूम चाहिए, तो यूरो यूएसडी में एक अच्छा वॉल्यूम होता है। या फिर इसके बाद में लोग पैसा गंवाना चालू करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने एक लास्ट पॉडकास्ट किया था तो बंदे ने बोला मैंने 92 लाख रुपीज़ गंवाए, फिर मैंने हाथ जोड़ लिया ट्रेडिंग के, भी ऐसे नहीं हो पाएगी, फिर मैं खुद के धंधे में चला गया। ये एक चीज़ है जिसपे लोगों को कंट्रोल नहीं। शाहिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। सर कैसे हैं सर? थैंक यू सो मच अभिषेक जी, दुबई से आ गए सर आप पॉडकास्ट के लिए? बस आपने याद कर लिया, दैट इज थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया और अपॉर्चुनिटी दी, और आप जो काम कर रहे हैं हमारे जैसे लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप आएँ सामने लोगों के साथ मैसेज दें, लोगों को एजुकेट करें, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। सर दुबई में रहने का सपना होता है लोगों का, आप रह रहे हो, कैसा लगता है दुबई में रह के? मतलब क्या इंडिया दुबई में थोड़ा डिफरेंस बता दो, स्टार्टिंग में स्टार्ट यहीं से करता है। नहीं बिल्कुल सही बात है। दुबई जाना जाता है लग्जरीज के लिए, दुबई जाना जाता है लाइफस्टाइल के लिए, दुबई जाना जाता है फास्ट ग्रोविंग के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब दुबई अगर आप जाते हैं तो आपके पास कुछ वर्क होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसकी डिमांड हो इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि दुबई से बैठ के आप पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर देते हो, क्योंकि दुबई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर उन्होंने पूरे वर्ल्ड को अट्रैक्ट कर रखा है, पूरी दुनिया को खींच रखा है। 96 कंट्री के लोग वहाँ पर अवेलेबल है, और सब लोग बड़े बड़े कोई ना कोई बिजनेस से वहाँ बैठ के लीड कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। ड्रीम जाना है, लोग जाते हैं घूम के फिर के आ जाते हैं, फिर वहाँ जाके सोचते हैं वहाँ की लग्जरीज और लाइफ स्टाइल को देख के मोटिवेट होते हैं, फिर जल्दबाजी में चले जाते हैं, और फिर वहाँ की एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ के एक्सपेंसेस इंडिया के एक्सपेंसेस 10-20 टाइम ऊपर चले जाते हैं। अब जिस तरह से आप रहते हो, दुबई की बात कर रहा हूँ, अगर आप आउट ऑफ दुबई रहते हो तो बात अलग है, लेकिन दुबई के अंदर रहते हो तो एक्सपेंस बढ़ा है। तो वहाँ अगर आप जाते हो तो आपके पास एक प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए जिसकी डिमांड वर्ल्ड में है, एक अच्छी स्किल्स होना चाहिए जिसके बेस पे आप जा सकते हो, तो दुबई यहाँ से स्टार्ट होता है। दुबई यस भरपूर मोटिवेशन है, लिमिटेशन नहीं है वहाँ पर। अगर आपका सपना है कि 1 साल में हमें 100 सीआर बनाए, 200 सीआर बनाए, तो यू कैन आप बना सकते हो, बिल्कुल बना। आपके पास वैसी स्किल चाहिए, आजकल एजुकेशन का ज़माना नहीं, आजकल स्किल का ज़माना है। आज के पास स्किल है तो आप दुनिया को लीड कर सकते हो। एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है रहेगी, लेकिन एजुकेशन आपको एक लिमिट तक ही ले जा सकता है, लेकिन एक स्किल्स आपको बियॉन्ड द लिमिट जा सकती है। एक रील देख रहा था अभी, आज आज ही एक रील देखा था, उसमें एक लड़का बोल रहा था कि अपार्टमेंट से नीचे उतरोगे तो 150 करोड़ की गाड़ी खड़ी रहेगी नीचे, और अगर आप इंडिया में नीचे उतरोगे तो यामा एक्स100 खड़ी रहेगी। तो मोटिवेशन आपको मिलेगा कैसे, तो आप करोगे कैसे? कि ट्रुथ है क्या? मतलब ऐसा लगता है कि मतलब 150 करोड़ की गाड़ी है? हाँ, सुना, मैंने भी सुना है, मैंने भी रील देखी है मैंने। हाँ, एक्चुअली ये चीज़ तो है कि आप वहाँ पर अपने ऑफ़िस से नीचे उतरते हो या आप अपने अपार्टमेंट से नीचे उतरते हो तो वहाँ लग्ज़रीज़ की कमी नहीं है। मतलब अगर यहाँ पर हमारे लिए बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़ हो सकता है, हाँ, ख़ास गाड़ी है, लेकिन वहाँ पर एक आम गाड़ी है, हर बंदे के पास मिलेगी। तो यस, इस तरह का मोटिवेशन था, हाँ, मोटिवेशन ज़रूरी है, फिर आप उसमें काम किससे करते हो, बट डिस्परेट नहीं होना। लोग उस मोटिवेशन को लेके डिस्परेट हो जा रहे हैं और गलतियाँ करके अपना सब कुछ वॉश आउट कर दे रहे हैं। मोटिवेशन है, उसको किस हद तक लेना है। लोग सिर्फ़ मोटिवेट हो रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। मोटिवेशन के साथ-साथ हमको एक्शन भी तो लेना है। हम एक्शन कहाँ ले रहे हैं? हमको लग रहा है कि अभिषेक के पास है, बढ़िया अभिषेक कर रहे हैं, अच्छा बड़ा टीम बनाना, मैं भी कल से स्टार्ट करूँ, पॉसिबल नहीं। अभिषेक ने मेहनत की है और अभी भी स्टिल वर्क कर रहे हैं, तो अभिषेक यहाँ पर है। मैं अगर मोटिवेट होके चालू करूँ तो यार मैं भी चालू कर देता हूँ पॉडकास्ट, इतना बड़ा यूनिट बना लेता हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। तो वो मोटिवेशन लाइफ़स्टाइल है, सब कुछ है, लेकिन उसको उसको आपको किस तरह से अप्लाई करना है। तो दुबई के लोग क्या बहुत काम करते हैं क्या? बहुत मतलब इतना पैसा उनके पास है तो दुबई के लोग ज़्यादा काम करते हैं क्या, इस वजह से उनके पास पैसा इतना है? कोई तो सीक्रेट होगा जो आप शेयर करोगे आज। नहीं, बिल्कुल ऑफ कोर्स शेयर शेयर करूँगा मैं। दुबई के लोग जो है ना, वहाँ 2 तरह की कैटेगरी मैंने देखी है। एक कैटेगरी है जो एंटरप्रेन्योर हो गए, एक है जॉब वाले। जॉब में भी अच्छा स्कोप है वहाँ। अब उनकी एक लिमिटेशन लाइफ है, जैसे जॉब पे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जॉब पे, इनकी एक लिमिटेशन होगी। एक बंदा है जो आके वहाँ बिज़नेस कर रहा है, किसी भी तरह का बिज़नेस कर सकता है। जैसे मान लीजिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, बंदा वहाँ बैठ के कर रहा है, तो वो वर्ल्ड को कनेक्ट कर ले, तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल गई। अब मान लेते हैं फॉरेक्स की बात, हम लोग फॉरेक्स में, तो फॉरेक्स की बात, अब अगर फॉरेक्स में जाके वहाँ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर एक प्रॉपर तरीके से हम ट्रेडर बन जाते हैं
और ट्रेडर बनकर अगर हम बैठते हैं तो हम वहाँ काफ़ी सारे लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, एक टीम बन जाती है, एक सराउंडिंग बन जाता है उसका। तो ये एडवांटेज है वहाँ पर। अब आज से बात कर रहे थे कि इतना पैसा कैसे कमा सकते हैं। हाँ, वो 150 करोड़ की गाड़ी कैसे खरीदे मतलब? नहीं है वहाँ पर गाड़ी तो नहीं है, लेकिन गाड़ी के वहाँ पर एक चीज़ देखी मैंने कि पैसा कुछ लोगों के पास, वहाँ के लोकल लोगों पे इतना पैसा है कि नंबर पे पैसा खर्चा करते हैं वो। कैसे है मतलब उनके पास पैसा, किस कारणवश? क्योंकि दुबई तो अपने साथ देखते देखते 50 सालों में ही बड़ा हुआ है। दुबई, एक्चुअली दुबई बड़ा अभी हुआ है लास्ट 20 ईयर, बुर्ज खलीफा के बाद लास्ट 20 ईयर में दुबई बना है। उसके पहले जो तो था, दुबई जाना जाता था इस सब चीज़ों की लाइफस्टाइल के लिए, और लोग जाते थे वहाँ पे चिल करने के लिए जाते थे। लेकिन दुबई जो डेवलप हुआ है, दुबई में जो लोग, इनके पास पैसा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर में, रियल एस्टेट में इनके पास पैसा है। जो लोग ट्रेडिंग में हैं, जो जिस तरह की ट्रेडिंग उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले के पास पैसा है, इन्हीं कुछ लोगों के पास पैसा है यहाँ पर। और जो लोकल वहाँ के हैं उनके पास ऑलरेडी पैसा है। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, दूसरा मेरे को लगता है ट्रेडिंग, जो आप बोल रहे हो कि सबसे ज्यादा ट्रेडर्स दुबई में बैठते हैं। रीज़न उसके पीछे, वहाँ पर उनको एक फैसिलिटी मिली रही, बेनिफिट्स है उनको, सिक्योरिटी है। अब फैसिलिटी की बात करूँ तो वहाँ पर टैक्स बेनिफिट सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। इंडिया के अंदर में फॉरेस्ट को लेके कोई हमारे पास क्लियर पिक्चर नहीं है। लोग बोलते हैं लीगल है, लोग बोलते हैं लीगल नहीं है, लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल क्लियर पिक्चर ले रखी है, और फॉरेस्ट को उन्होंने एफिलिएट कर रखा है कि वहाँ पर जाके इजीली हम काम कर सकते हैं मतलब। तो वो एक चीज़ जो अट्रैक्ट करती है हमको। तो आप ट्रेडिंग में कैसे चले गए सर? मेरी शुरुआत होती है बैंकिंग इंडस्ट्री से। मैं बैंक से आता हूँ। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी 2005 में, मैंने बैंक ज्वाइन किया। और एक्चुअली क्या था, हमारी जो पापा के ज़माने से, या और पापा, हमारा किसी ने जॉब नहीं किया, तो मैं पहला बंदा था जिसने जॉब की तरफ गया। मैं पहले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में था, फिर मैं जॉब की तरफ मूव कर लिया, अपॉर्चुनिटी मिली। अब जब बैंक में गया तो मुझे लगा यार इससे मेरा कुछ काम चलने वाला नहीं है, एक लिमिटेड सैलरीज है। तो बैंक में एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक डिपार्टमेंट होता है बैंक के अंदर में, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। एक वर्ड आपने भी देखा होगा, फॉरेन एक्सचेंज, राइट? हर जगह होता है। अब मेरा कलीग वहाँ पर बैठा, तो मेरी बैंकिंग जो है इवनिंग में खत्म हो जाती थी, तो वो मुझे ज़बरदस्ती बिठा के रखता था, यार बैठ समय। तो मैंने कहा, खाली तो नहीं बैठूंगा, अगर फॉरेन एक्सचेंज समझता हूँ क्या है। तो मुझे समझ आया कि फॉरेन एक्सचेंज है, ये बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा टर्म है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वहाँ पर आ रहा है। अब मैं पागल हो जाता था वहाँ का वॉल्यूम देख के, 1000 CR 2000 CR की डेली की एंट्री कर रहा है। मतलब भाई है क्या इतने सारे बिल्स? बोले जो बाहर से लोग जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनके बिल्स आते हैं, और जो लोग करेंसी लेते बेचते हैं उनका है यहाँ पर। जिनको अगर किसी को लोग, पहले कुछ लोकल लेवल पे लोग करेंसी में डील करते थे ना, या किसी को फॉरेन जाना है तो वहाँ से बैंक से फॉरेन एक्सचेंज करते थे, करेंसी भी एक्सचेंज करते थे बैंक के थ्रू। फिर मैंने उसको समझने की कोशिश की 2007-8 में, और मैंने प्रॉपर तरीके से उसको सीखा। जब मुझे लगा कॉन्फिडेंस आ गया मुझे कि यार ये तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और मेरे ड्रीम भी बड़े हैं, तो फिर मैं बैंक छोड़ के बाहर आ गया एज ए फुल टाइम ट्रेडर। तो मेरी शुरुआत बैंक से होती है। तो फॉरेक्स, ये फॉरेन करेंसी एक्सचेंज है क्या, मतलब कैसे काम करता है ये? देखिए, फॉरेक्स फॉरेक्स अलग है, फॉरेन एक्सचेंज अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब जैसे मान लो आप दुबई जाएंगे, तो दुबई में आपका INR नहीं चलेगा, तो आप क्या करेंगे, एयरपोर्ट पर जाके आप अपनी करेंसी को एक्सचेंज करेंगे, दैट इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज। करेंसी को एक्सचेंज किया, आपने दिरहम ले लिया, और दिरहम वहाँ पर काम करेगा। अब आते हैं हम लोग फॉरेक्स में। फॉरेक्स मतलब करेंसी करेंसी की ट्रेडिंग। जैसे मान लीजिए USD डॉलर हो गया, यूरो हो गया, GBP हो गया, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हो गया, जापान येन हो गया। ये करेंसी में डेली फ्लक्चुएशन होता है, जो भी इनका डेली का जो वॉल्यूम आता है, डेली की जो न्यूज़ आती है इनकी, इसके में फ्लक्चुएशन होता है। कोई अच्छी न्यूज़ आ गई, FD के रेट बढ़ गए, जैसे एग्जांपल हमारा RBI है ना, RBI की तरफ से अगर कोई न्यूज़ आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए, तो करेंसी के अंदर एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है, जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे। तो करेंसी में डेली का फ्लक्चुएशन होता है कुछ सम परसेंटेज का। उसकी वजह से क्या होगा, आप इसमें करेंसी की ट्रेडिंग, आपको लगा कि आपके पास कुछ पैसे हैं, आप इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप डेली लेवल पे बाय सेल कर सकते हैं। तो फॉरेन मतलब करेंसी की ट्रेडिंग का मतलब होता है कि एक करेंसी बाय में जाती है, दूसरी करेंसी सेल में जाती है। जैसे मान लो आपको लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे US के अंदर में एक अच्छी सेंटीमेंट चल रही है, करेंसी में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है, करेंसी के रेट बढ़ सकते हैं। और यूरोप के अंदर में थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है, तो यूरो नीचे आ सकता है। तो आपने क्या करा, USD यूरो, या यूरो USD, इसका यूरो में आपने सेल ले लिया, क्योंकि वो नीचे आने वाला है और डॉलर ऊपर जाने वाला है। तो ऐसे मोमेंट पे करेंसी की ट्रेडिंग होती है। अब इसमें लोगों ने एक चीज और एड ऑन कर दी है, दैट इज द कमोडिटी पार्ट, दैट इज गोल्ड। आपने सुना होगा गोल्ड अभी हॉट टॉपिक है वर्ल्ड का। लोग सबसे ज्यादा लोग फॉरेक्स में आने के बाद करेंसी में ट्रेडिंग, मतलब फॉरेक्स में आने के बाद लोग गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, गैस, इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, और वर्ल्ड में इनकी डिमांड हमेशा रहेगी। अब गोल्ड को लोग सेफ हेवन बोलते हैं। आज हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, गोल्ड हमारे घर में भी, हमारी जो मम्मी है, जो वाइफ है, गोल्ड परचेस करना पड़ता है, और हमारे पास रहता है गोल्ड का स्टॉक। अब जो गोल्ड में आते हैं, इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो हमको अपॉर्चुनिटी थी कि फॉरेक्स में आके हम इसमें भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ज़्यादा वॉल्यूम होता है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें हमारे से जितने भी हमारे डे टू डे के जो टारगेट होते हैं वो आराम से हिट हो जाते हैं। तो क्या अभी गोल्ड की जो प्राइस बढ़ रही है अभी बहुत ज़्यादा, 1 सवा लाख तक पहुंच रही है, आपको लगता है कि ये नीचे जाएगी फिर ऊपर जाएगी एकदम से, क्या बस्ट होगा ये बबल? नहीं, एक्चुअली जो करेक्शन होता है हर एक प्राइस में। अगर आप पास्ट का डेटा अगर देखें, तो कोई भी चीज़ हो, मार्केट जो चलता है इस तरह से चलता है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन ना। अभी मार्केट पिक पे क्योंकि डिमांड है,
और डिमांड कैसे आती है, इसे इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई टेंशन चल रहे हैं दो कंट्री के अंदर आपस में, मान लीजिए कि दो कंट्री, तो वो क्या करें, वहाँ के जो फंड मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, अपना सेफ हेवन में पैसा को कन्वर्ट कर देते हैं। कि मार्केट, इसके पहले कि मार्केट क्रैश हो जाए, तो क्या करते हैं, अपना पूरा जो फंड उठा के 1000 CR 2000 CR 5000 जो फंड मैनेजर होता है वो सेफ हेवन है, गोल्ड हो गया सेफ हेवन, उसमें कन्वर्ट कर दिया, डिमांड आ गई। अब किसी कंट्री का गोल्ड, अपना स्टॉक, गोल्ड का स्टॉक बढ़ाना है, तो गोल्ड का स्टॉक बढ़ाया, जैसे जापान ने भी, चाइना ने काफी सारा गोल्ड परचेज किया, राइट। अब इसे ट्रम्प टैरिफ बीच में जो आया, ट्रम्प टैरिफ की टैरिफ वार बढ़ा यूएस का और चाइना का। इस चक्कर में चाइना ने क्या किया कि गोल्ड में परचेसिंग बढ़ा दी अपनी, उस वजह से गोल्ड की और डिमांड बढ़ते चले गई। तो गोल्ड की डिमांड है, अब गोल्ड की डिमांड हमेशा रहती है और हमेशा रहेगी, लेकिन एक करेक्शन में जब डिमांड खत्म हो जाती है तो करेक्शन भी देखने को मिलता है ना। अब डिमांड है, ठीक है, अब डिमांड के बाद हमें मान लीजिए सप्लाई ज्यादा बढ़ गई और डिमांड कम हो गई, तो फिर प्राइस डाउन मिलेगा। अगर आप पास का जो भी डेटा उठा के देखेंगे, प्राइस जितना भी ऊपर जाता है 20% 25% करेक्शन लेता है, और अभी चांसेस बहुत ज्यादा है कि करेक्शन लेगा, क्योंकि हर कोई जानता है जब पूरी दुनिया में इसका एक ट्रेडिंग के अंदर एक हमेशा एक लॉजिक काम करता है, जब पूरी दुनिया किसी चीज के बारे में बात करने लगे तो दैट इज द राइट टाइम कि उसको बेच के निकल जाओ। ये आपने सुना होगा, आपने ना, दुनिया के लोग बोलते हैं। तो यही इसके अंदर अब हर कोई बंदा गोल्ड की, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया ना प्राइस, कोई सुना ही नहीं होगा। अभी अगर आप ये लास्ट 1 ईयर का देखेंगे या 2 ईयर का डेटा देखेंगे तो प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। मैंने एक लाइव की थी जब प्राइस चल रहा था 1800 पे। इसमें प्राइस जो चलता है ये ऑन्स में हमको काउंट करते हैं हम लोग, इसे हम लोग लोकल लेवल पे हम लोग एक तोला या ग्राम में बात करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ऑन्स में बात करते हैं। एक ऑन्स करीब करीब 28 पॉइंट समथिंग ग्राम होता है, 37 ग्राम होता है। तो एक ऑन्स का जो प्राइस था वो 1800 था, और उस टाइम पे रिसेंटली वॉर स्टार्ट हुआ था इनका। वॉर जब स्टार्ट हुआ तो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट जो है 2400 2500 पे जा सकता था, तो वहां से लेके मार्केट 44,000 तक टच किया है, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया। तो इसमें हमेशा डिमांड बनी रहेगी। अब एज ए ट्रेडर किस तरह से काम करते हैं वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से, होल्डिंग वाले कभी बेचेंगे, जैसे हमने कोई गोल्ड ले रखा है, हमने होल्ड कर, हम बेच नहीं, हमको मतलब नहीं है 5,000 भी चले जाए या 50,000 भी चले जाए, 1 लाख भी चले जाए, हमने तो होल्ड कर रखा है ये सब चीजें ना। जब हमको जरूरत पड़ती है, इमरजेंसी आती है, जब हम इसमें जाते हैं, तो गोल्ड की डिमांड हमेशा रहेगी। तो अभी जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग, ये भी अलग अलग दोनों, क्या डिफरेंस है दोनों में? अब स्टॉक ट्रेडिंग की बात करें तो हम लोग जैसे इंडिया में हैं, इंडिया में हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम लोग स्टॉक ट्रेडिंग, मतलब रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, है ना, इस तरह के शेयर्स में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं इसमें, या हम होल्डिंग भी कर सकते हैं। अब ये मार्केट हमको अलाउ करता है कि हम डे में ही काम कर सकते हैं, 9:15 या 9:30 मार्केट ओपन होता है, 6:30 बन जाता है, इसी पीरियड में हम काम कर सकते हैं। अगर मैं इंट्राडे का ट्रेडर हूँ तो इसी टाइम में काम करूंगा, या मुझे होल्डिंग करनी है तो फिर होल्डिंग तो आप कभी भी लेके कर सकते हैं। ये हो गया आपका स्टॉक का ट्रेडिंग। अब अगर फॉरेक्स की बात करते हैं तो फॉरेक्स का एक एडवांटेज है कि फॉरेक्स मार्केट 24/5 डेज ओपन होता है, मंडे टू फ्राइडे, ये फायदा है। तो इससे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपके पास दिन में टाइम नहीं है, आपके पास एनालिसिस करने का टाइम नहीं है, लाइव मार्केट में आके काम करने का टाइम नहीं है, तो आप क्या करते हो, फॉरेक्स में जाते हो। फॉरेक्स आपको अट्रैक्ट करता है कि आप अपने टाइम के हिसाब से, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से उसमें इंटर, इस मॉर्निंग आपको मॉर्निंग का टाइम फ्री है, आपने बैठे आपने एनालिसिस की, आप उसमें काम कर सकते हैं, आप अपने जॉब के बाद 6 के बाद 7 के बाद इसमें बैठ के काम कर सकते हैं। तो ये इसमें एडवांटेज है फॉरेक्स और स्टॉक्स के अंदर में, ये चीजें हैं। कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को मतलब फुल टाइम करियर बना सकते हैं? ऑफकोर्स बना सकते हैं। अभी आपका फुल टाइम है, मतलब मुझे वो बताओ कि जैसे आपने जब नौकरी छोड़ दी तो उसके बाद आप निकल गए, तो क्या किया, मतलब पहले दिन क्या किया था, फिर पूरा महीना क्या किया, और फिर पूरे साल में आप कैसे अपनी लाइफ बदली? बैंकिंग में जब था तो एक मंथली हमारी रिक्वायरमेंट होती है, और जिससे हमारा ब्रेड एंड बटर चलता है, तो उसका हम कभी रिस्क नहीं ले सकते, चलता है ना, और बैंक की नौकरी छोड़ने का कोई रिस्क आज नहीं लेगा। कोई नहीं लेता है। तो मैंने क्या सोचा कि मैंने उस टाइम काम किया, मैं वो रिस्क टेक करूंगा। मैंने लगा कि यार बैंकिंग में एक लिमिटेशन है, टाइम और बंदे हुए आप हो, तो मैंने क्या किया, बैंकिंग के साथ साथ मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चालू किया उस टाइम पे। इंटरनेशनल, इंडिया में कोई कंटेंट नहीं मिलेगा आपको, इंडिया में कोई फॉरेक्स का प्रॉपर तरीके से आपको शायद मेंटर भी ना मिले। इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, तो आपको अफ्रीका में, आपको यूके में, यूएस में, यहाँ पर एक अच्छे खासे ट्रेडर आपको मिलेंगे, उनको फॉलो करके ट्रेडर बन। तो मैंने उनको फॉलो करना चालू किया, उनके कंटेंट मुझे ईमेल के थ्रू आते थे, मैंने पढ़ना चालू किया, सीखना चालू किया। जब मुझे लगा कि 1.5 2 साल मैंने पूरे प्रॉपर दिए। एक चीज और भी, लोग इसको शॉर्ट टर्म समझते हैं, ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा। जब मुझे लगा 2 साल मैंने कंप्लीट दे दी, मुझे लगा कि यार मुझे ट्रेडिंग की हर एक चीज समझ में आने लगी है, और जितनी मेरी सैलरी उससे डबल ट्रिपल मैं कमा सकता हूँ, और मैंने कमाना भी चालू कर दिया था। उस दिन मैंने जॉब को क्विट कर दिया, क्विट करके बाहर आ गया, और मैंने एक टारगेट लेके चला। जैसे एग्जाम्पल अगर मेरी 1 लाख रुपए सैलरी है महीने की, तो मुझे ट्रेडिंग में आके मुझे 10 लाख रुपए नहीं कमाने हैं एक दिन में, या एक महीने में 10 लाख नहीं कमाते, मेरी सैलरी निकल जाए और ज्यादा निकल, फ्रीली में काम करूँ। तो मैंने सबसे पहले तो कुछ महीने अपने 1 लाख पे काम किया, एग्जाम्पल के तौर पे। अगर मुझे 1 लाख सैलरी आती है तो 1 लाख पे, अब 1 लाख को अगर मैं डिवाइड करता हूँ मंथ में, तो मुझे 20 से 22 दिन वर्किंग डेज मिलते हैं, मतलब हार्डली मुझे 4 से 5 हज़ार रुपये तो डेली कमाने। अच्छा, 4 से 5 हज़ार रुपये कमाना मेरे लिए नॉट ए बिग डील, मतलब $50-60 कमाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एक प्रॉपर तरीके से एजुकेशन लेके आए, एक डिसिप्लिन को, स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, अपनी साइकोलॉजी पे काम करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को लेके काम करते हैं, तो अब इसमें 5 हज़ार रुपये कोई बड़ी बात नहीं कमाना, उस टाइम के हिसाब से भी, और आज भी कोई बड़ी बात नहीं है।
तो वो चीज़ें थी, मुझे लगा कॉन्फिडेंस आ गया मुझे और मैंने कमाना चालू किया। तो मंथ ऑन मंथ मुझे लगा कि हाँ बढ़िया जा रहा है, और फिर मैंने इसको फुल टाइम करियर बना दिया। साथ साथ में कुछ और भी बिजनेस मेरे चलते थे कितना टाइम लगा सर बनाने में, मतलब? ट्रेडर बनने में। हाँ, मतलब अच्छा ट्रेडर बनने में, मतलब? मैं जब बैंक में था जब भी मैं ट्रेडर बन के बाहर आया था, अच्छा, बन के ही बाहर आए? बन के ही बाहर आया था। तो डे वन से ही आप चाह रहे हो? डे वन से मेरे जो टारगेट था, मेरा टारगेट इतना था कि मेरी जो नौकरी पे सैलरी आ रही है वो बस उससे थोड़ा ज्यादा निकल जाए। तो आपका इन्वेस्टमेंट भी तो लगेगा ना, पैसा लगेगा ना आपको? एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा आपको। आपको जब तक आप पोर्टफोलियो में काम कैसे करेंगे आप? तो कितने रुपए लगे उसके ऊपर? नहीं, मैंने तो बहुत कम में स्टार्ट किया था उस टाइम पे, मैंने यकीन मानिए मैंने अपना 50,000 रुपए से स्टार्ट किया था। मेरे पास इतने ही पैसे थे, इससे स्टार्ट किया था मैं। 50,000 में आपने पहले दिन कितने पैसे बना लिए? मैंने वो पहले दिन मतलब जॉब बैंक से बाहर जब निकलने के बाद मैंने 2,000 बनाएंगे। 2,000 से मैंने स्टार्ट किया, फिर धीरे 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 बढ़ता चला गया। और मैंने एकदम से नहीं बढ़ाया, मैंने था कि पहले महीने मुझे पर डे 1,000-2,000 रुपये मुझे निकालने हैं बस। अच्छा, पहले हाफ सैलरी? बस मुझे उतनी सैलरी निकालनी है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जैसे जैसे मंथ ऑन बढ़ते जाएगा। आप जब कोई चीज़ की प्रैक्टिस करते हो, जैसे मान लो आप ड्राइविंग कर रहे हो, आपने ड्राइविंग सीखी है ना, तो आप पहले दिन से 80-100 की स्पीड में लेके नहीं भागते हो आप धीरे धीरे हाथ जमाते हो ना। फिर जैसे से आपको गाड़ी का मौका मिलता है, जैसे से आपको रोड अलाउ करता है, वैसे से अपनी स्पीड कम ज़्यादा करते हो, है ना। तो जैसे आपको ड्राइविंग तो अच्छी तरीके से आ गई, लेकिन फिर आप ट्रैफिक वाले जोन के अंदर आप गाड़ी को स्पीड में एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैंने वही देखा, जब जब मुझे मौके मिलते रहे, लूज बॉल मिली मैंने उठा के चौका छक्का मारा। तो मार्केट आपको मौके देता है, आप जब इसमें काम करते हैं, रेगुलर काम करते हैं, तो मार्केट आपको अच्छे मौके देता है। उस मौके का आपको फायदा उठाना है, लेकिन उसको अपनी ग्रीड को कंट्रोल करके भी रखना है कि भाई साहब मैंने अपना टारगेट 1,000 का बनाया है, मैं अपने रूल नहीं तोड़ूंगा। अगर आपने अपने रूल तोड़ दिए तो आप फिनिश। और ये इंडस्ट्री में यही होता है कि लोग अपने बनाए हुए रूल ही फॉलो नहीं कर पाते। आपका अपनी ग्रिड पे कंट्रोल होता है। मार्केट आपको बुलाता है कि भाई साहब आपका टारगेट पूरा हो गया, आ जाओ अभी और मौके हैं। उस चक्कर में आदमी ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में अपने लॉस पे लॉस कर देता है या अपने रूल तोड़ देता है, इसलिए इसमें आदमी सक्सेस नहीं हो पाते। अच्छा, जब मतलब गाड़ी चला रहे रूल तोड़ दोगे तो एक्सीडेंट होगा? सिंपल सी बात है, आप सिग्नल तोड़ दो, चालान भरना ही है आपको। हाँ, कभी कभी निकल भी जाते हैं। कभी कभी, हाँ कभी कभी लग साथ दे दीजिए। इसमें भी ऐसा होता है, कभी कभी भी लग साथ दे दिए, उसका उल्टा भी हो गया। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लो कोई हॉर्स राइडिंग, मतलब जो बैटिंग करने जाते हैं, जो जुआ खेलते हैं, मतलब जो पहली टाइम, वो क्यों जीतता है हमेशा? बिगिनर लक बोलते हैं उसका। वो हमेशा होता है, सबके साथ होता है? ट्रेडिंग के अंदर में एक हमेशा वर्ड यूज होता है, बिगिनर लक। वो चाहे आप गोवा चले जाएं कैसीनो में, चाहे आप हॉर्स राइडिंग कर लें, या जो भी आप जिस तरह के भी जुए सट्टे की बात जो भी आते हैं वो उसमें तो बिगिनर लक होता है। उसके डीपली तो मैं भी नहीं पहुंच पाया। हाँ मैंने देखा बिगिनर लक, एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ था। शादी के अंदर में जनरली हमारे ना, हम लोग दोस्त लोग जो जमा होते हैं, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक करते हैं, तो थोड़े से पत्ते खेल लेते हैं। तो मैं भी एक बार बैठने देखा, तो मैंने देखा, मुझे उतना आता नहीं है, मैंने देखा कि पहली बार में मैंने कुछ ना कुछ पैसे जीत लिए वहां से। तो बिगिनर लक होता है वो समटाइम्स। सिर्फ बिगनर लग बिगिनर होता है, लक उसके होता बाद आपको सिर्फ मेहनत करते रहना है। है, मेहनत करना है, सीखना है, सीख के आगे बढ़ना है। तो ये फिर मतलब अभी जो ट्रेडर्स है, जितने भी बहुत सारे पहले तो बात करते हैं कितने ट्रेडर्स होंगे? कुछ नंबर्स का आइडिया है आपको, मतलब कितने ट्रेडर्स हो सकते हैं पूरे इंडिया के अंदर, या वो इंडिया दुबई मिला के इतने ट्रेडर्स लोग ट्रेडिंग कर रहे होंगे, कितने परसेंटेज होंगे? अब देखो मैं आपको एक रिसेंट डेटा बताता हूँ। अभी दुबई में एक्सपो होता है, फॉरेक्स का एक्सपो होता है। रिसेंटली एक्सपो हुआ है अभी अक्टूबर में, फर्स्ट वीक में एक्सपो हुआ था। अब उस एक्सपो के अंदर में करीब करीब 200-250 ब्रोकर ने पार्टिसिपेट किया था। हमारे इंडिया से भी काफ़ी सारे लोग गए थे ना। और वहाँ पर करीब करीब अगर अटेंडेंस की बात करें तो करीब करीब लाखों में अटेंडेंस थी। तो अगर आप नंबर, तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ऐसा कोई, हाँ ये जो फॉरेस्ट के जो एक्सपो करते हैं, अगर इनसे हमारे पास कोऑर्डिनेशन, तो ये एक नंबर दे सकते हैं कि इतने लोगों ने विजिट किया था। अब इसे इंडिया ने, अब इंडिया में हजारों लोग लाखों लोग ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन जा कितने पाए, 100-200 लोग जा पाए होंगे ना। तो नंबर हमारे पास आ नहीं सकता, लेकिन यस मैं इतना बोल सकता हूँ जो प्रॉपर ट्रेडर की अगर बात करूँ तो हजारों की तादाद में लोग ट्रेडर तो हैं उसमें। मतलब बिगनर लग हो गया, फिर इसके बाद में लोग पैसा गंवाना चालू करते हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने एक लास्ट पॉडकास्ट किया था, तो एक बंदे ने बोला मेरे को, मैंने 92 लाख रुपीज़ गंवाए, फिर मैंने हाथ जोड़ लिया ट्रेडिंग के, भैया मेरे से नहीं हो पाएगी, फिर मैं खुद के धंधे में चला गया। मुझे एक बात बताइए। मिस्टेक्स होती है क्या इतनी बड़ी बड़ी, मतलब 92 लैक्स की मिस्टेक्स तो? नहीं, हमारे पास क्या है कि ये एक चीज़ है जिस पे लोगों को कंट्रोल नहीं। अब मान लो आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो या ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए? आपको उस इंडस्ट्री को समझेंगे आप, उस इंडस्ट्री काम कैसे करती है, वो इंडस्ट्री का साइकोलॉजी क्या है, उस इंडस्ट्री का उसका सेंटिमेंट क्या है, उसका रिस्क क्या है। 92 लाख रुपये गवा दिए उसने, बंदे ने अगर 92,000 अगर मैं अपने एजुकेशन पर खर्चा कर दिया होता, तो बंदा को समझ में आया था चीजें, अपने रिस्क मैनेजमेंट पे काम कर लिया होता, अपने साइकोलॉजी पे। देखो ट्रेडिंग जो है ना, एक माइंडसेट का गेम है, सिर्फ माइंडसेट का गेम है। आपको बेसिक सीखना है। जैसे जनरली क्या होता है कि चार्ट होता है ना, कैंडल आपने देखा होगा, जब मार्केट ऊपर नीचे करता है, दैट इज द कैंडल बोलते हैं, चार्ट होता है। वो चार्ट को रीड करना आना जरूरी है। हमेशा बोलते हैं कि यार तुमने चार्ट को रीड किया कि आज का चार्ट क्या बात कर रहा है, इसका मतलब उसके पीछे एक लैंग्वेज है जिसको हमको डिकोड करना जरूरी है। ये बेसिक हो गया।
कि आप चार्ट का मोमेंट कहाँ है, कहाँ पर लिक्विडिटी अवेलेबल है, कहाँ पर मार्केट मूव कर रहा है, कहाँ मार्केट डाउन हो सकता है, आज का सेशंस का हाई क्या है, इसका लो क्या है, मार्केट के इंटरनेशनल लेवल पे फंडामेंटल क्या चल रहा है, सेंटीमेंट क्या चल रहा है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ट्रेडिंग करेंगे। अब मान लीजिए यूएस जो है कंटिन्यूसली गोल्ड को बाय कर रहा है, इसका मतलब प्राइस ऊपर जाने वाला है। या चाइना बाई कर रहा है, मतलब गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप सेल कर रहे हो, उसका अपोजिट काम कर रहे हो ना, तो ये इंस्टीट्यूशन के अपोजिट होगी। ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको उसका नॉलेज नहीं है, आपने उसका एजुकेशन नहीं लिया, आपने उसके फॉर्मेट को नहीं समझा। और फिर मेरा एक रिस्क होता है अपना, मेरी अपनी एक कैपेसिटी है। मैंने मान लीजिए अगर मैं 1 सीआर का अगर आप पोर्टफोलियो लेके चल रहा हूँ, तो मेरी अपनी खुद के मैं आज मेरा जो लॉसिंग परसेंटेज है वो 0.5% है, इसके बाद मैं लॉस नहीं हुआ। तो वो लोगों को यूज करना नहीं आता कि अपना रिस्क मैनेजमेंट पे कैसे काम करें। स्टॉप लॉस लगाना हो स्टॉप लॉस लगाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर इस प्राइस 1 लाख रुपए प्राइस चल रहा है, अगर ये 99.5 पे आ जाएगा तो बाहर हो जाऊंगा, मेरे से गलती होगी, मेरे एनालिसिस में गलती होगी, मैं बाहर हो गया हूँ, मैं नहीं समझ पाया ना। तो ये स्टॉप लॉस जो होता है, ये आपका इंश्योरेंस होता है आपके कैपिटल का। इसको अगर आप समझ गए तो इस इंडस्ट्री में लंबे समय काम कर सकते हैं। मैंने दो बातें ना, एक दो बातें बताता हूँ सर मैं आपको। यहाँ पे एक बंदे से बात कर रहा था, तब उसने बोला कि यूएस में एक बंदा है जिसने ट्रेडिंग करना चालू किया और एआई से वो एजेंट बनाया। अब उसने वो मार्केट को एनालिसिस करना चालू किया एआई ने, और उसको वो कुछ ही नहीं करता, वो एआई वो खुद ही खरीदता बेचता। उस टाइम पे उसने ऐसा चैटबॉट एजेंट सेट किया कि भाई कि उसको रोज को उसके खाने पीने का इंतजाम वो एआई करके दे रहा है। दूसरी बात जो आप बोले रिस्क मैनेजमेंट की, जो अल्ट्रा वेल्दी लोग होते हैं, वो जब आपका शेयर्स ऊपर नीचे या फिर कुछ, तो उसका भी एक इंश्योरेंस होता है। तो अगर आप वो इंश्योरेंस ले लेते हो तब भी आपका पैसा बच जाता है। क्या ये दोनों बातें सही है आपके हिसाब से? नहीं देखो, एआई ने एक चैट कैसे, इसे बॉट बोलते हैं इसको, बॉट होता है एक। तो बॉट में क्या है कि आपने एक प्रोग्रामिंग फिट कर दी है, आपने उसको वो इंस्ट्रक्शन दे दी, कमांड दे दी कि मार्केट अगर इस प्राइस पे आएगा, आज के लो पे आएगा, आज के हाई पे जाएगा, तो आज के लो पे अगर आया तो वहाँ से बाई का आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया आपने ना। तो आपके बिहाफ में वो बॉट काम कर रहा है, उसको कोई इमोशन नहीं होते, वो इमोशनलेस काम करता है ना। अब वो जितने आपने प्रोग्रामिंग फिट को उस पर काम करा, अभी की स्ट्रेटेजी मान लीजिए 2 साल पहले पे जाते हैं हम लोग, या 1 साल पहले जाते हैं। मार्केट जो था एक जगह पे स्टेबल था, मार्केट $25-30 ऊपर, $25 गोल्ड में इतने मूवमेंट आते थे। अब उसने उस करंट स्ट्रेटजी के हिसाब से, करंट मार्केट के सेंटीमेंट को एक स्ट्रेटजी डिजाइन कर दी कि मार्केट पर रोज $30 का फ्लक्चुएशन होता ऊपर या नीचे, या $50 का फ्लक्चुएशन होता, तो उसमें सेट कर दी कि नीचे आएगा तो बाय कर लेना, एक लेवल पे गया तो बाय कर लेना, सेशन पे आया तो बाय कर लेना, ऊपर एक लेवल पे गया, रिजेक्शन वाले पॉइंट पे आ गया जिसको रेसिस्टेंस बोलते हैं, वहां से रिजेक्ट कर लेना है। ये कल का प्रीवियस डे का हाई था, प्राइस नहीं हटा वहां से। तो इस तरह के कुछ प्रोग्रामिंग उसमें सेट कर दी है, उसके हिसाब से वो चल रहा है। सेकंड थिंग, तो ये मस्त काम है ना मतलब? नहीं नहीं बताता हूँ मैं आपको। अब क्या हुआ, ट्रेंडिंग मार्केट एक जगह फ्लो कर रहा है, मार्केट एक जगह रेंज, इसको बोलते हैं रेंज, मार्केट साइडवेज एक जगह रेंज कर रहा है, या $50 का मूवमेंट कर रहा है। अब सडनली मार्केट कुछ महीनों से चेंज हो जाता है, मार्केट में बड़े बड़ी रैलीज आ रही है, मार्केट $100, $150, $200 ऊपर जा रही है। जैसे भी दिवाली के दिन मार्केट $300 का डाउनफॉल आया गोल्ड के अंदर में। अब ये तो हमने इंस्ट्रक्शन दी नहीं थे इसको बॉट को। अब क्या हुआ, वहां पर जितने भी बॉट वाले जो लोग थे, बॉट ने उनको डुबा दिया, क्योंकि हमने वो कमांड दी नहीं थी। उसको जितनी कमांड होगी उतना ही काम करना। एआई क्या है, आप जो कमांड देते हो उतना ही काम करेगा ना। आपने एक बॉट बना रखा है, जितने कमांड आप जितना चीजें फिट कर सकते हो उतना ही काम करेगा, उसके बाहर अगर चीज हो तो आंसर नहीं करेगा वो। तो जो आपने कमांड दे रखी, जो आपने इसकी प्रोग्रामिंग सेट करी, जितने आपने कोडिंग सेट करा, उससे तो काम करेगा। आज के मार्केट में काम नहीं कर रहा है ये, आज के मार्केट के हिसाब से तो उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी को अपडेट करो तो काम करे। हाँ डेफिनेटली कुछ लोग काम करना है, एक स्मॉल सा परसेंटेज उसमें निकाल लेते हैं लोग। करेक्ट। और दूसरी बात जो इंश्योरेंस वाली है वो, इंश्योरेंस में क्या होता है, जनरली इंटरनेशनल लेवल पे लोग अपने पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस कर देते हैं कि मेरा इतना लेवल का पोर्टफोलियो, लेकिन उसके पीछे भी काफी सारी, जैसे मान लीजिए आपने अपने कार का इंश्योरेंस करने गए, सेकंड हैंड कार आपने ले ली, तो डायरेक्टली आपको उसका इंश्योरेंस नहीं मिलता, आपका उसका सर्वेयर आएगा, है ना, और आके आपकी गाड़ी को पूरी तरीके से देखेगा कि भाई साहब ने अगर 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस की बात कर रहे हो आप, है ना, तो वो 10 लाख के लायक है कि नहीं है ना। तो आपके पूरे पोर्टफोलियो देखे आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये इंट्राडे के लिए नहीं रहेगा, आपने होल्डिंग के लिए, मान लीजिए आपने 1 साल 2 साल के लिए कुछ स्टॉक्स में होल्डिंग कर रखा है, और आपने कुछ 5-10 कंपनी ऐसी कर रखी जिसका कोई वजूद नहीं है, XYZ कंपनी या कोई फेक कंपनी है, तो पूरा सर्वे करेगा। और सर्वे कर उसको लगेगा टाटा इज अ गुड कंपनी, रिलायंस इज अ गुड कंपनी, XY अडानी इज अ गुड कंपनी, इनका फ्यूचर अच्छा है ना, इनका पावर प्लांट आए हुए थे, तो वो उतना रिस्क ले लेगा। भैया इनका 100 CR है, इसमें से 75 CR इस कंपनी, तो 70 CR को अप्रूव कर देगा इस कंपनी के, इस पोर्टफोलियो में अप्रूव करता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी डूबेगी कभी, उस पर आपको इंश्योरेंस मिलेगा। बाकी हो सकता है 25% कंपनी जिसको वो ट्रस्ट नहीं करता, या उसको लगता नहीं कि ये ग्रोथ कर पाएगी, तो उसको नहीं लेगा। तो यस, आप भी इंडिया में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो, आपको लगता है कि मार्केट जैसे 2008 में हुआ था, बड़ी बड़ी कंपनी जो है नीचे आ गई थी, ऐसी पीरियड में आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। अच्छा फॉरेक्स ट्रेडिंग कौन कौन सी ऐप से कर सकते हैं सर? फॉरेक्स ट्रेडिंग जो सबसे पहले इसके अंदर जो एप्लीकेशन आती है, एक MT5 एप्लीकेशन आती है, जो वर्ल्ड के सब ट्रेडर को और ब्रोकर को कनेक्ट करता है ना। अब इसमें भी थोड़ा दिमाग में है लोगों के कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हम करें कैसे। तो इंडिया में जो है, जो हमारे पास ब्रोकर हैं, जो सेबी अथराइज्ड ब्रोकर है, इन पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते।
फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट इतना वॉल्यूम हमको यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं मिलती, कर सकते हैं आप इसमें, लेकिन एक लिमिटेड पेयर के साथ कर सकते हैं, जैसे यूरो INR, GBP INR है ना, JPY INR, तो लिमिटेड पेयर में आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा वॉल्यूम चाहिए तो आपको इंटरनेशनल ब्रोकर में अकाउंट खोलना पड़ेगा, जो कि ऑथराइज ब्रोकर हैं। अब इसके अंदर भी क्या है कि एप्लीकेशंस लोग किसी लोकल प्लेटफॉर्म पे जाकर ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपना कोई प्लेटफॉर्म बनाया है, लोग मेरे प्लेटफॉर्म पे आकर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये स्कैम है। कि मुझे दिख रहा है कि लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है बाय, उनका प्राइस देख रहा हूँ, उनका बाय का सेल का सब प्राइस देख रहा हूँ, मतलब एक पर्दा लगा हुआ है, पर्दे के पीछे बैठा हूँ मैं, पूरा तमाशे देख रहा हूँ आप लोग क्या कर रहे हैं। तो उस चक्कर में क्या है, ये पूरी तरह से स्कैम है। लेकिन हाँ, अगर आपको ट्रेडिंग करनी तो MT5 इज एप्लीकेशन, जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, जो ब्रोकर को, आपको सबको एक जगह, बायर को, सेलर को एक जगह कनेक्ट करती है। तो MT5 पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, और इसका जो ID पासवर्ड है ये ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है, राइट। तो MT5 पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप 2 चीज़ करते हो, एक तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो। यस, मेरी एक्सपर्टीज यही है कि मैं जो हूँ फॉरेक्स का मेंटर भी हूँ, ट्रेडर भी हूँ। आज मैंने हजारों लोगों को ट्रेन किया इस इंडस्ट्री में। अच्छा सर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर सबसे बेस्ट करेंसी कौन-सी है? यूरो USD, यूरो USD सबसे बेस्ट करेंसी की, बेस्ट करेंसी का मतलब होता है हमको वॉल्यूम चाहिए। जिसमें वॉल्यूम नहीं है उसमें ट्रेडिंग करोगे तो आपको जल्दी आपके जो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होंगे, आपका प्रॉफिट जो है, जहाँ आपने टेक प्रॉफिट लगा रखा है, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये प्राइस खरीदा, आपको लगता है 102 जाएगा, तो हमको वॉल्यूम चाहिए। तो यूरो USD में एक अच्छा वॉल्यूम होता है। GBP JPY में अच्छा वॉल्यूम होता है। GBP ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जो हमारी UK की करेंसी, लंदन की करेंसी है, जापान की करेंसी है, इसमें अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है। अब डिपेंड करता है आप कौन सा टाइम में ट्रेडिंग कर रहे हो। मॉर्निंग के टाइम में ट्रेडिंग कर रहे हो तो जापान के अंदर, जापान येन में अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है। आफ्टरनून में GBP ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, JPY में अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है। इवनिंग में USD, यूरो USD में, इसमें अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो कुछ 3-4 करेंसी है, करेंसी पेयर बोलते हैं इनको हम लोग जनरली। इसके अंदर हमको पेयर में देखने को मिलता है। जैसे स्पेशली किसी करेंसी की बात नहीं करेंगे, हमको अगर ट्रेडिंग करना तो हमको एक पेयर लेनी पड़ेगी, यूरो USD, देयर इज ए वन पेयर। अब यूरो USD में आप ट्रेडिंग करो, आपको लगता है कि यूरो में अच्छा वॉल्यूम है, तो आप यूरो USD, यूरो खरीदेंगे आप, और USD से पेमेंट करेंगे इसका। तो ये अच्छी करेंसी पेयर है। GBP JPY इज ए गुड करेंसी पेयर, क्योंकि जापान एंड लंदन का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर में, तो इनमें काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है। अच्छा, कोई बहुत शानदार स्ट्रैटेजी बताओ सर आज फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, आप इस पॉडकास्ट में आए हो तो? ये ऑफकोर्स स्ट्रेटेजी यही कि सबसे पहले आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, चार्ट को समझना पड़ेगा, चार्ट किस तरीके से काम करता है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। आपने चार्ट को समझा, और स्ट्रेटेजी के साथ साथ आपको अपना डिसिप्लिन, आपको रूल बनाना है। आपको सबसे पहले कि आपने अपना रूल बनाया है कि मैं एग्जांपल के तौर पर मेरा 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, एंड मुझे मंथली जो है, मुझे रिक्वायरमेंट है 5% 10% कमाने वाला हूँ। मान लीजिए 5% को मंथली कमाना है। अब इसे 20-22 सेशन हमको मिलते हैं, और कुछ सेशन हमारे बहुत अच्छे जाते हैं, कुछ सेशन हमारे अच्छे नहीं जाते। ये ट्रेडिंग है, इट्स लाइक बिजनेस। में हमेशा बात करता हूँ कि ये वेरी वेरी सीरियस बिजनेस। इसको अगर आप बिजनेस की तरह लेंगे, अपने सीरियस जॉब की तरह लेंगे, तो इसमें लॉन्ग टर्म टिक पाएंगे। तो आपने क्या करा, एक डिसिप्लिन वाली कि मुझे 5% मुझे कमाने, मतलब 1 लाख रुपए का 5%, 5000 मुझे बनाने। 5000 बनाने, आपको सेशन कितने मिल रहे हैं? सबसे पहले सेशन कितने, 20 सेशन में एग्जाम्पल मिले, तो पर डे आप कितना निकल गया आपको? मान लीजिए आपको $100 निकालने हैं, तो पर डे आपको क्या निकला? $5। और $5 के लिए आपको काम करना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट में आ गया। अब इसमें स्ट्रेटेजी बनानी है हमको कि हम कौन सी करेंसी में डील कर रहे हैं। उस करेंसी को आप पहले 1 महीना 2 महीने का पूरा देखो, करेंसी मूवमेंट कितना करती है। करेंसी एक लिमिट से ज्यादा मूवमेंट नहीं करती। जैसे बाकी चीज देखो 10-20% मूवमेंट नहीं करती, करेंसी 1%, 0.5%, 2% तक करेंसी का मूवमेंट होता है। तो हम उसका मूवमेंट समझना है, उसका मूवमेंट हमने देखा उसका। अब उसके इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं इसके। इसमें एक कॉन्सेप्ट काम करता है, इसको बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। TA का अपडेटेड वर्जन है, इसको टेक्निकल एनालिसिस, SMC, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है, काफी सारे कैरेक्टर उसके अंदर आते हैं कि ऑर्डर फ्लो, आपने नाम सुना होगा, एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, इम्बैलेंस हो गया। तो मार्केट जब भी एक रैली करता है, ऊपर जाता है या नीचे आता है, तो मार्केट क्या करता है, मल्टीपल इम्बैलेंस बनाते हुए जाता है। नीचे में एक एरिया ऐसा होता है जहां से मार्केट के ऑर्डर ब्लॉक बनाता है। ऑर्डर ब्लॉक बनाया मार्केट ने, ऑर्डर फ्लो बनाया, सीरीज आप कैंडल बनाई, उसमें मार्केट ऊपर गया। अब मान लो मार्केट एक लेवल पे आपको दिख रहा है, वहां आपको दिख गया। अब आपको अपनी एक पोजीशन को ड्रॉ करनी है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपको अपना एक, जैसे शिकारी क्या करता है, शिकारी अपना एरिया ड्रॉ करता है ना, उसने अपना जाल बिछाया और बैठा। वो शिकार शेर की भागता नहीं, बना के आराम से सुकून से बैठता है, वो बैठ गया अपनी जगह पे। अब जब शिकार वहां पर आया, जाल में फंसा, तब फिर वो एक्शन लेता है। तो मार्केट का भी हमने क्या करना है, हमको अपना स्ट्रक्चर मैपिंग, इसको दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर मैपिंग। अपने स्ट्रक्चर मैपिंग की अब अपनी स्ट्रेटजी कौन सी अप्लाई, अपने SMC यूज करें। SMC का नीचे में ऑर्डर ब्लॉक इम्बैलेंस बैठा है, मार्केट मार्केट इस मोमेंट पे आएगा। आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लें, और 30 मिनट का टाइम फ्रेम ले लें। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने स्ट्रक्चर मैपिंग की, आपने एक ऑर्डर ब्लॉक बना लिया, नीचे मल्टीपल इम्बैलेंस आपको मिल गया। अब ये आपका नीचे का जो एरिया होगा, ये एक परफेक्ट एरिया होगा, सेटअप बन गया। अब मार्केट कहीं भी जाए, यहाँ मार्केट इस एरिया में आएगा तो मैं बाय करूंगा, अदरवाइज बाय नहीं करूंगा। दैट इज द पेशेंस। ये आपको पेशेंस होना जरूरी है। अगर आपको है तो आप बैठेंगे, नहीं तो मार्केट के पीछे नहीं भागना है। दैट इज द ओनली स्ट्रेटेजीज। आपने अपने रूल बना लिए, आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट डिजाइन कर लिया कि इस एरिया में आएगा, मैं इतना लॉस ले लेने को तैयार हूँ। यहाँ से मार्केट आता है, यहाँ पर हो जाएगा, ये मेरा टेक प्रॉफिट आज का काम हो गया। तो ये होकर डिसिप्लिन, ये होगी आपकी स्ट्रेटेजीज कि आप SMC स्ट्रेटेजी यूज करो, और फिर सेटअप बना के आराम से बैठो। तो सेटअप बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सेटअप बनाना आ गया तो इस पर काम कर सकते हो आप। करेक्ट। मैं एक चीज़ समझने की कोशिश करते थे, मान लो
यूएस ट्रेडिंग, ठीक है, मतलब करेंसी हो गई इनकी, ठीक है, $88, 88 के आसपास चल रहा है। यस। आज से कुछ साल पहले 60 था, हाँ हाँ। कुछ सालों में 88 हो गया। यस। अब मान लो कि आज मैं $1 लाख लेके रख लेता हूँ मेरे पास, ये 100 पे जाएगा अभी, तो 4-5 सालों में अगर 100 पे चला गया तो मेरे को तो कितने गुने का फायदा हो गया। तो डायरेक्ट डायरेक्ट कम कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऑफर्स ले सकता, बैंक से करेंसी ले सकते हैं भाई। आप बैंक में जाके तो इससे बढ़िया क्या बिजनेस है फिर? नहीं, 4-5 साल जैसे आपने बोला कि चार अभी 88 चल रहा है, 4-5 साल में 100 चले जाएगा, कितना पैसा बढ़ा आपका? 15% के ऊपर आ गया है ऑलमोस्ट 15% कितने साल में? 3-4 साल में। अगर आपको लगता है कि 4 साल में 15% अमाउंट इंक्लूड है तो आप उसमें कर सकते हैं, वो बेस्ट होता है। बेस्ट है। लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट के और भी तो ऑप्शन है आज, है ना। अब 1 लाख मतलब 1 CR अगर डाल के आप होल्ड कर रहे हैं और 4 साल में 15% मिल रहा है, मतलब साल का आपको 3-4% ही मिला, तो उससे अच्छा तो आप एफडी में रख दें, तो 9% मिल जाएगा। 8% 9% आपको उसमें ज़्यादा मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड में डाल दें, 15% 20% उसमें मिल जाएगा। अब ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट से नहीं जोड़ सकते हम लोग, इन्वेस्टमेंट इज ए डिफरेंट पार्ट। अभी आप लोग हमें इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप एक नॉन ट्रेडर हैं, आपको ट्रेडिंग के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन आपको इंडियन मार्केट के बारे में आइडिया है, आपके कोई दोस्त लोग हैं, जनरल डिस्कशन होते हैं, हर फ्रेंड सर्कल होता है कि यार मैंने रिलायंस के शेयर खरीद लिए, मैंने अडानी के शेयर खरीद लिए, मैंने टाटा के शेयर खरीद लिए। अब इनका फ्यूचर क्या है? इनका फ्यूचर ये है कि आने वाले समय में, जैसे अभी सिल्वर की बात करें, सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है, एवी में सिल्वर यूज हो रहा है, डे बाय डे सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है, तो सिल्वर लास्ट 1 ईयर में 70-80% सिल्वर अप हुआ है। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपके 1,80,000 रुपए 1 साल में हो गए होते, राइट। तो हमको ऐसे ही कुछ अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना, तो ऐसे ही आपको देखने की कौन से लॉन्ग टर्म के अच्छे स्टॉक्स हैं, उसमें डालें। इस सिल्वर की बात की, आप सिल्वर में डाल के होल्ड कर लें। हाँ, तो ये दोनों बिल्कुल अलग बात हो गई कि भैया कि आपको इन्वेस्टमेंट भी अगर आप इन्वेस्टमेंट अलग हो करना गया, तो ट्रेडिंग अलग हो ही गया। हो गया। तो ट्रेडिंग में आपको रोज कमाना खाना है। ट्रेडिंग आपका डेली से, मेरा डेली का टारगेट है कि हमको डेली ट्रेडिंग करनी है, डेली पैसे कमाने हैं आप इसमें, तो उसमें काम कर सकते हैं आप। मेरे डेली का टारगेट है, जैसे मान लो एक बंदा जॉब करता है, तो इसको बिजनेस कैसे बनाएंगे? मतलब जैसे मान लो अभी आप कर रहे हो, तो अभी आप तो सिखा भी रहे हो, तो इसको बिजनेस बनाना है। तो बिजनेस ऐसा होता है कि आपके बिना काम चले, तब जब तक आप करते रहोगे ट्रेडिंग, तब तक तो आप पैसा कमाते रहोगे। और जिस दिन हमने ट्रेडिंग करना बंद कर दिया, उस दिन तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। तो फिर कैसे करेंगे आगे? फ्यूचर कैसे बनेगा? अब इसमें काफी सारी ट्रेडिंग होती है, इसमें एक तो इंट्राडे होती है, एक होती है स्विंग ट्रेडिंग। अब आज ये क्वेश्चन आपका ना डायरेक्टली स्विंग ट्रेडिंग की तरफ गया, इसमें लॉन्ग टर्म कैसे काम कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि ये करेंसी है, और इस करेंसी में आने वाले 1 वीक या 2 वीक के अंदर मुझे एक अच्छा पैसा, इसे मैंने आज आपके साथ बैठा हूँ, मैं बैंगलोर में हूँ और मेरा बड़ी बिजी शेड्यूल है, तो मैं डे टू डे इंट्राडे नहीं कर सकता, तो मैं क्या करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के ऑप्शन खोल कर रखता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि ट्रेड को होल्ड करना एक से ज्यादा दिन, 1 वीक 2 वीक ऐसा होल्ड करना। अब मैंने देखा कि कोई करेंसी है जो बिल्कुल डिप में आके बैठी है, और इसके फ्यूचर में आने वाले 1 मंथ में 15 दिन में इसके काफी सारी फंडामेंटल न्यूज अच्छी आने वाली है, तो इसमें एक अच्छा मोमेंट आ सकता है। तो मैंने क्या करा, बॉटम से बाय करके होल्ड करके छोड़ दिया। अब मेरा इन्वॉल्वेशन उसमें नहीं है, मैं उसको देख भी नहीं रहा, मैंने उसमें अपना रिस्क मैनेजमेंट किया कि मैंने इसमें 1 लाख रुपए लगाए हैं, है ना। उसके बाद मेरा अगर नीचे मार्केट आता है तो मेरा इतना लॉस लेने को तैयार हूँ, और मार्केट अगर इतना आता है तो इतना मेरा प्रॉफिट है, तो मैं इसको लगा के मैंने छोड़ दिया हूँ। दैट इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग, इसको स्विंग ट्रेडिंग। अब दूसरी आपने बात की, इसे आइए आप भी कर सकते हैं, अगर आपको इसके बारे में आइडिया तो आप भी कर सकते हैं। आपने ट्रेड खोल लिया, सैटरडे दिन आप फ्री है, आपने एनालिसिस की और आप उन्हें एक अलर्ट डाल के छोड़ दिया कि प्राइस इस मोमेंट पे आएगा तो मुझे अलर्ट आ जाएगा, अलर्ट आएगा तो मैं अपना पोजीशन को एग्जीक्यूट कर दूंगा वहां पर। आपने एग्जीक्यूट कर दिया, अब मैं उसको जब भी मैंने टेक प्रॉफिट लगा रखा है, मैंने 100 रुपए में चीज खरीदी थी, अब मेरा जो टेक प्रॉफिट 105 रुपए का है, 105 मैंने टेक प्रॉफिट लगा दिया, तो मार्केट जब जाएगा तो मेरा प्रॉफिट ऑटोमेटिक हिट हो जाएगा। या 98 पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, 99 में, दोनों में एक चीज होगी। अगर आपने पूरी स्ट्रेटजी को फॉलो करके डिसिप्लिन सेटअप बना के काम किया तो डेफिनेटली 99% आपके फेवर में जाएगा। योग्य 1 एज ए इंडिविजुअल कर सकते हैं। अब इसको बिजनेस लेवल पे कैसे स्केलिंग कर सकते हैं, इसे बैठ के मैंने क्या किया है कि मैंने पिछले कुछ सालों से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को मैंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। काफी सारे लोग नहीं जानते थे, मैंने इंट्रोड्यूस किया मेरे चैनल के थ्रू। स्मार्ट मनी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये एडवांस टी होता है, लोग प्राइस एक्शन पे इंडिया में काम करते हैं, मैंने स्मार्ट मनी पे काम करता हूँ, और इंटरनेशनल जो ट्रेडर होते हैं वो ऑर्डर फ्लो स्मार्ट मनी में काम करते हैं। तो ये जब मैंने कुछ सालों पहले समझा था तो मैंने लोगों को सिखाना चालू किया। अब मेरे दुबई में बैठ के इसको स्केलिंग करने का मूड ये कि मैं मल्टीपल ट्रेडर को बैठा लूँ अपने पास में, जैसे आपकी टीम बैठी बैठा लूँ, और उनको इंस्ट्रक्शन दूँ, उनको जो सिखाया मैंने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, हर बंदा एक करेंसी में काम करे, है ना। अब ये जनरली क्या होता है, जितने भी ट्रेडर बड़े बड़े बने हैं इन्होंने क्या कर अपनी हेज फंड कंपनी खोल ली, मतलब उनके पास कॉर्पस आ गया। अभिषेक ने बोला यार मेरे पास 2 CR रखा है, शायद मुझे रिस्क लेना नहीं चाहता मैं, मुझे महीने का जो है वो आप 1% दोगे तो मेरे लिए इनफ है, 1% इज इनफ, साल का 12% एफडी में ना होता है तो मुझे 12% निकाल कर दो, राइट, आपका फंड आ गया। तो ऐसे फंड हम लोगों ने जमा किया, और जमा करके अपनी टीम बनाई और टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैंने डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। हमने एक ही जगह पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, सम पार्ट इन करेंसी, सम पार्ट इन गोल्ड, सम पार्ट इन इंटरनेशनल स्टॉक्स में डाल दिया हमने, कोई नेस्डेक मार्केट में लगा दिया, कोई जापान के मार्केट में लगा दिया, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिया, तो दैट इज कॉल्ड द हेज। इस तरह से हम लोग इस पर मूव कर रहे हैं कि बिजनेस को हम किस लेवल पे स्केलिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए यूनिटी टीम वो चाहिए जिसको आपने एजुकेट किया हो, जो क्वालिफाइड टीम हो। मार्केट में काफी सारे लोग हैं,
जो एजुकेशन लेना नहीं चाहते, जो शॉर्ट टर्म है, जो गवाते हैं पैसे, 99% लोग पैसे लॉस करके आते हैं ना। तो ये टीम हो जिनको ट्रेन किया। तो मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ, और ट्रेन करने के बाद मैंने काफी सारे लोगों को ट्रेन किया और अपने पास बिठा लिया, बैठ के ये पोर्टफोलियो इस पर काम करो, फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, सिंपल। तो इसको भी ऐसे स्केलिंग कर सकते हैं। मान लो आपके पास अभी 1 CR आया, धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ते जा रहा है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ते हैं, आपको रिटर्न मिले, अच्छे रिटर्न आ रहे हैं 4-5 साल में। आपने किसी और आपको है, भैया मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, आप भी देख लो जरा, उन्हें छोटे अमाउंट से हमारे साथ स्टार्ट किया, अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, तो धीरे धीरे कॉर्पस बढ़ता जाता है, आपका फंड बढ़ते जाता है, आप उसको लीड कर रहे हो। लेकिन यही कि इसमें रिस्क जो है ना बहुत मिनिमम आपको लेने की जरूरत है। मतलब मेरे को इस चीज़ और बताओ सर कि जैसे मतलब कि ट्रेडर्स जो है, मतलब बड़े ट्रेडर्स को छोड़ देते तो बड़े बिजनेसमैन को छोड़ देते हो तो अल्ट्रा वेल्दी होते हैं, बस छोटे एंटरप्रेन्योर का मेरे को पता है कि वो कितना पैसा महीने का कमा लेते हैं, साल का पैसा कमा लेते हैं। वैसे ट्रेडर कितना एक्चुअली साल का पैसा बना सकता है, मतलब एक मिनिमम पोर्टफोलियो के साथ इंडिविजुअल आदमी कितना पैसा बनाएगा? देखिए, सबसे पहले तो हमको देखना है कि अपना कैपिटल कितना है। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? कैपिटल से। मान लीजिए अगर कोई एज इंडिविजुअल आ रहा तो उसके लिए 1 लाख 2 लाख रुपए बड़ा अमाउंट होता है, राइट? बड़ा अमाउंट होता है। तो सबसे पहले अगर वो सीख चुका है पूरी तरह, अगर पूरा मार्केट को सीख चुका है, स्ट्रक्चर टेक्निकल एनालिसिस वो सीख चुका है, वो फंडामेंटल के बारे में आइडिया है, सेंटीमेंट के आइडिया, मार्केट के मौसम देखा है। अब जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि अगर आपको मौसम को एक्सपीरियंस करना है, बैंगलोर के वेदर को एक्सपीरियंस करना है, तो मुझे बैंगलोर आना पड़ेगा ना, मैं यूट्यूब पर तो नहीं कर सकता। अगर मुझे रेनी सीजन मुंबई का एंजॉय करना है तो मुझे वहां जाना पड़ेगा, है ना? अगर मुझे कहीं यूपी बिहार की दिल्ली की गर्मी एंजॉय करनी तो मुझे मौसम, तो ये मौसम को हमको देखना जरूरी जब होगा जब हम इसमें लाइफ में जिएंगे, है ना? जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम जीते तो हमको पूरे मौसम का एक्सपीरियंस होता है। तो आप उसे प्रैक्टिस, जब आप मुझसे बात करोगे 1 साल के बाद, तो आप प्रैक्टिकल बात करोगे, यार यहाँ ये इस मौसम में रेन होती है, इसमें सर्दी ज्यादा पड़ती है, इसमें गर्मी ज्यादा पड़ती है। आप यूट्यूब पर देख के तो बात नहीं कर सकते ना। तो ये एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल लाइफ आपको जीनी है, टाइम देना है मतलब। मार्केट को टाइम देना है, मार्केट के मौसम को समझना है, सीजन को समझना है। ट्रम्प कम कोई जैसा उठा के टैरिफ का बम फेंक दे, मार्केट का क्या मूवमेंट हुआ, है ना? मार्केट में प्रिडिक्शन चल रहा है कि मार्केट हाई हाई जा रहा है, तो मार्केट $300 गिरता है। ये कब होगा? जब आप उसको एक्सपीरियंस करोगे हमारा है के। तो ये सब चीजें मार्केट को टाइम देना जरूरी है। हमारे दिमाग में ना इंडिया में, पता नहीं आपको, आप मुझसे पूछने वाले, मैं खुद ही बताता हूँ। फेल सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में रियली लोग पैसा बनाते हैं क्या? मतलब क्वेश्चन तो है ही, मतलब मैं इसलिए तो आपसे सवाल पूछा मैंने कि कितना पैसा दिमाग बनाते में ना, सभी के दिमाग में रहता है यार एक्चुअली पैसा बनाते हैं क्या। मैं अभी लाइव में शायद आपको इस बार दिखा भी दूंगा कि कैसा पैसा बनता है, मैं आपका पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा आपको। मैं ये बोलता हूँ कि आपको डेफिनेटली बनता है पैसा, लेकिन आपको ना कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे, आपको इसको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। सबसे पहले तो दिमाग के अंदर जो रॉन्ग मिथ है ना उसको निकालना पड़ेगा कि ये गैम्बलिंग नहीं है। इसकी भी प्रॉपर, जो बड़े बड़े जो फंड मैनेजर ऊपर बैठे हुए हैं, दे आर हाईली क्वालिफाइड पीपल, दे आर MBA फाइनेंस CFA लेवल 3 करके बैठे हैं और बड़े बड़े फंड को मैनेज कर रहे हैं, ट्रेडिंग से पैसा बना रहे हैं ना। ये तो आपने सुना है ना, म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे बनता है? म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे बनता है? या हमने छोटा छोटा अमाउंट डाला, बड़ा कॉर्पस आया 1000 CR का, अब वो बंदा जो क्वालिफाई है, वो बंदा क्या कर रहा है? फंड को मैनेज कर रहा है, मल्टीपल जगह इन्वेस्ट कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, पैसे बना रहा है अलग अलग जगह। तो मतलब ट्रेडिंग से पैसा बन रहा है। कंपनी आ रही है ट्रेडर, हमारे इंडिया में ट्रेडर पैसा कमा रहे हैं, जो होल्ड करते हैं वो पैसा कमा रहे हैं, मतलब पैसा है। अब हमको इस फॉर्मेट को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा ट्रेडिंग से पैसा कैसे बनता है, तो हमको समझ देना पड़ेगा, इसका प्रॉपर तरीके से एजुकेशन लेना पड़ेगा। लोगों में ये गलती, लोगों ने 92 लाख आपने जैसे बताया कि लॉस तो कर दिया, मगर मैं आई एम वेरी मच श्योर कि उसने 1 लाख 2 लाख रुपए अपने एजुकेशन पर खर्चा नहीं किया होगा। अगर 1 लाख 2 लाख रुपए अपने एजुकेशन पर खर्चा कर लेता, जैसे किसी मेंटर को फॉलो कर लेता, तो डेफिनेटली उसके 92 लाख नहीं होते, डबल ट्रिपल हो चुके होते, लॉस नहीं होता ना। क्योंकि मैं अब जैसे आप स्विमिंग पूल में गए, आपको तैरना नहीं आता, अगर कोच सामने खड़ा तो आपको इंस्ट्रक्शन देगा, फॉलो करोगे, है ना, और आपको डूबने नहीं देगा वो। डूबने तो नहीं देगा बस चले कि भाई साहब ये लाइन है, इस लाइन को क्रॉस नहीं करना, क्योंकि यहाँ 4 फीट है, यहाँ पर 6 फीट पानी हो जाता है ना, और वो आपको देख रहा है, क्योंकि वो सामने खड़ा देख रहा है, वो पूरी आपकी हरकतों को देख रहा है। और एक समय के बाद जब उसके अंडर में आप एक कोचिंग लेना चालू करते हो, एक समय के बाद आप तैरना सीख जाते हो। अब हमने ट्रेडिंग को इतना हल्के में क्यों ले रखा है? हमने ट्रेडिंग को इतना हल्के में रखा, हमको लगता है कि हमारी घर की चीज है, हम जाएंगे और पैसे बना के निकल जाएंगे रातों रात करोड़पति। तो जब तक ये दिमाग से हमारा रॉन्ग मिथ निकलेगा नहीं, जब तक हम ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये इट्स गेम ऑफ द साइकोलॉजी, माइंडसेट। चीजें तो सीखनी पड़ेगी, टेक्निकल तो सीखना है, फंडामेंटल सीखना है, सेंटिमेंट सीखना है, लेकिन जब आप अपने माइंड को ट्रेन कर देते हैं, माइंडसेट हो जाता है कि नहीं है मेरा अपना फियर पे, मेरे ग्रीड पे मेरा कंट्रोल है, तो आप पैसे बनाते हैं आप इसमें। अब मान लीजिए मेरे 1000 रुपये उसका टारगेट है, 1 साल मेरे बन गए, काम मेरा आज का खत्म हो गया, लेकिन मैं उसमें दिन भर लगा ही हुआ हूँ, तो दैट इज नॉट ए ट्रेडिंग, दैट इज अ गैम्बलिंग। तो आपने भी स्टार्ट किया होगा, आपके से अप डाउन्स तो आते हैं ऑफ बिजनेस, कोर्स आते हैं, कभी अच्छा किया होगा, कभी खराब किया यस होगा। यस ऑफ तो अभी कोर्स। तक आप प्लस में हो या माइनस में हो आप खुद भी? देखिए मैं हमेशा बात कर, मैंने एक वर्ड जोड़ा था स्टार्टिंग में, बिजनेस, है ना। अब बिजनेस में अगर आप किसी बड़ी बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट उठा के देखेंगे ना, तो आप उसको ना डेली बेसिस पे काउंट नहीं करते उसको, आप वीकली भी काउंट नहीं करते आप, ये तो क्वार्टरली
या ईयरली आप उसको देखते हैं कि इसमें बैलेंस शीट में अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 3 साल की बैलेंस शीट क्या है, 3 साल में इसका 5% 10% प्रॉफिट है, मैं इसके साथ जाता हूँ। 3 साल में इसका जो लॉस में कंपनी के साथ मैं नहीं जाता हूँ ना। तो जब भी हम ट्रेडिंग में आते हैं हमको मंथली परफॉर्मेंस चेक करना है हमारा। मंथली परफॉर्मेंस कि इस महीने में मेरा मान लीजिए मेरा 1 सीआर का पोर्टफोलियो है, मेरा मंथली जो टारगेट है 5-6% मेरा टारगेट है, मैंने वहां तक पहुंच पाया 5-6%, तो उस 20 दिन के दौरान मेरे माइनस प्लस होगा, मेरा मेरा फंड जाए, कोई मेरे स्टॉप लॉस हिट होंगे, कोई ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाएंगे, वो होगा सब चीजें, क्योंकि इट इज अ बिजनेस। एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द क्वार्टर ऑफ प्रॉफिट में निकलते, और मेरा जो टारगेट रहता है महीने के 5% 6% पे काम करता हूँ मुश्किल से, वैसे और ये हो गया तो मेरा काम खत्म, और आसानी से 1 सीआर का पोर्टफोलियो मेरा, और मैं 5% 6% के लिए काम करता हूँ, और जो कि इजीली अचीवेबल है। अब मुझे बताइए 5% के लिए अगर काम करता हूँ तो डेली कितना हो गया, 20-22 सेशन हमको मिलते हैं, $5000 का अगर मैं टारगेट रखता हूँ तो मेरा पर डे का क्या टारगेट हो गया, $200 $250। एंड $200 से भी आसानी से बना सकते हो आप, अगर आप मार्केट के सेंटीमेंट को जानते हो, आपको मार्केट का मोमेंट पता है, आपको लिक्विडिटी वाले पॉइंट पता है, इट इज वेरी इजी। अगर मैं आपको सेशन के बाद बताऊंगा चार्ट में कि आप बोलेंगे अच्छा इतना इजी है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। सीखना इंपॉर्टेंट है अब मैं बोलूँ कि मेरा 1 सीआर का पोर्टफोलियो मुझे 10 लाख बनाने हैं, अभी तो हाई रिस्क हो गया, 10 लाख कमाने मतलब रिस्क भी तो बढ़ गया ना, तो मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ, और ट्रेड मेरा अगेन चले गया, मेरा 10% पोर्टफोलियो माइनस, दूसरा ट्रेड मेरा अगेन चले गया 10% और माइनस, तो मुझे इतना चाहिए नहीं। मैं तो अपने एक स्मॉल से परसेंटेज के लिए काम कर रहा हूँ, महीने का अप टू 5% या अप टू 10% के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैंने अपना सबसे पहले गोल डिसाइड करना है कि मेरा गोल क्या है। तो आपने पूरा मेंटेन करके चले हो यस ऑफ हमेशा, कोर्स, इसको छोड़ा मैं नहीं आपने। नहीं छोड़ना ही नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि कभी बहुत हाई पे आपने ट्रेड कर लिया हो कि आपको मतलब 15-20% का रिटर्न मिल गया हो, या फिर कभी 30% का लॉस हो गया हो, ऐसा कभी हुआ? नहीं ऐसा नहीं होता, देखिए अगर आप स्टॉप लॉस प्रॉपर तरीके से यूज करते हो, सबसे पहले ट्रेड आपने लिया तो अपने अपना रिस्क डिफाइन कर लिया कि मुझे इस ट्रेड के अंदर में ये मुझे एरिया दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पर $200 प्रॉफिट होने वाला है, इसके $200 प्रॉफिट लेने के लिए मैं $100 का लॉस लेने को तैयार हूँ, या हम $50 का लॉस लेने के लिए तैयार हो, तो आपने अपना ट्रेड लगा दिया। जब हम ट्रेड लगाते हैं ना तो हमको नीचे दिखता है कि इस लेवल पे अपने स्टॉप लगा तो आपको 50 या $100 पे जाएगा, और आएगा आपका 200 या $300 आपको प्रॉफिट आएगा, ये आपने ले लिया, तो आपको माइनस कितना हुआ, आपका $100। आपका $1 लाख का अकाउंट है तो आपका $100-200 माइनस हुआ, जो कि फर्क नहीं पड़ा आपको, फर्क ही नहीं पड़ा आपको। लेकिन अगर वो 1 लाख डॉलर का अकाउंट में 10 हजार $20,000 कम पड़े तो आपकी नींद उड़ जाएगी, है ना। तो रिस्क उतना ही ले, मैं हमेशा एक वर्ड यूज करता हूँ मेरे लाइफ में भी कि रिस्क उतना ही ले जितना खाने में नमक, और इसको एक हिंदी में लोकल लैंग्वेज में इसको लिख के खाने में नमक, जहाँ ट्रेडिंग करते हैं वो लगाते हैं चार्ट को, और सबसे पहले ट्रेड लेने उसको देखिए भाई खाने में नमक, नमक में खाना नहीं खाते हम, या हम 10% में नमक नहीं डालते, चुटकी पर नमक डालते हैं ना, तो रिस्क आपका इतना नहीं चाहिए खाने में नमक, इस सेंटेंस को बना ले। तो ये कुछ प्रिंसिपल को अगर आपने फॉलो कर लिया, आप कभी जिंदगी में ट्रेडिंग में फेल नहीं हो सकते। तो मतलब आप गारंटी देते हो कि गारंटी गारंटी सक्सेस एकदम इसमें? सक्सेस, नहीं डिसिप्लिन फॉलो करेगा तो देखो यार सक्सेस हर जगह है। अभी ड्राइविंग के रूल फॉलो, मैं अभी रिसेंटली बात करता हूँ मेरी, दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। टफ इसलिए कि वहाँ पर गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती है, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन ज्यादा है ना, और ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है ना, हर बंदा कार से घूमता है, लग्जरी गाड़ी की स्पीड जो है 120 140 150 160 तक की स्पीड जाती है, एक्सीडेंट ना हो, और वहाँ पर कोई लोकल लेवल बंदे हमारे यहाँ पुलिस खड़ी रहती है, पुलिस ना, ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है हर सिग्नल पे, लेगी वहाँ पर ये सब चीज़ें वहाँ कैमरे लगे ऑटोमेटिकली, गलती की आपका अकाउंट माइनस, गलती की आपका अकाउंट माइनस, लोग जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है वो भी वहाँ पर पेनल्टी देते हैं काफ़ी सारी, तो इसलिए ड्राइविंग लेना टफ है, लाइसेंस लेना बहुत ज़्यादा टफ है। मैं तीसरी बार में क्लियर किया है, इंडिया का IAS एग्जाम होता है ना, उसके सोशल सर्विसेज उसके बराबर है। मैंने प्रैक्टिस की BMW से, मैंने प्रैक्टिस की 3 महीने कंटिन्यू प्रैक्टिस की, पहली बार गया, पहली बार उन्होंने मुझे फेल कर दिया, रीजन ये कि आपकी स्पीड स्लो है, आपकी स्पीड स्लो है। अब मैं अपने हिसाब से थोड़ा एग्रेसिव ड्राइविंग नहीं करता, मतलब यार ठीक है इम्प्रेस कर लूंगा आराम से लाके, वो उल्टा पड़ गया मेरे पे, फेल हो गया। दूसरी बार समाव कोई रीजन से मैं फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, हर बार 3-4 पॉइंट उसने गिना दिए मुझे। अब मुझे समझ में आ गया कि रीजन क्या है, तीसरी बार मैंने एग्जाम निकाल पाया। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रूल्स तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, रूल अगर फॉलो नहीं करोगे तो नहीं होगा, तो चीजें इस तरह से काम करती है चीजें। तो अभी आप SSFX स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये सिखाते हैं? नहीं, SSFX मेरी कंपनी का नाम है। SS जो है, SS मतलब वो मेरे से आया है, लोग जनरली बैंक में था ना तो मुझे बहुत सारे लोगों ने सर सर बोल के वो मेरा नाम भी पड़ गया, सर मेरा सरनेम ही सर पड़ गया, शाहिद सर बैंकिंग से आता हूँ, तो एक्चुअली मेरा सर नहीं, वो सर नहीं है, सर मतलब मेरा सरनेम सर हो गया, शाहिद सर। मुझे कभी कभी सुनने हंसी आती है, तो अब जब कंपनी नाम के तो मैंने SSC नाम रख लिया उसका, SSFX एजुकेशन इंडिया के अंदर में, और जो मेरी फॉरेन दुबई में कंपनी उसका नाम है SSFX इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, तो वो 2 कंपनी है, तो SSFX यहाँ से आता है कंपनी है, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट टीए का लेटेस्ट वर्जन है। तो आपकी 2 कंपनी बताइए, इंडिया में भी है, दुबई में भी है? इंडिया में भी कंपनी है। असल में क्या था, काफी साल जब कोविड के टाइम पे ना, कोविड थोड़ा सा पहले से मैं एक स्कैम के चक्कर में पड़ गया था,
स्कैम ये था कि मेरे एक दोस्त थे, जनरली दोस्त लोग फंसाते हैं आप, ये कमी नहीं होते दोस्त। दोस्त कमी नहीं होते, बहुत ज़्यादा कमी नहीं होते। तो वो काफ़ी दिन से मेरे पास फॉलो कर रहा था मुझे, शायद यार ये ना क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और ये अच्छी कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है। और मेरा इस पे कुछ भी बिलीव नहीं था, मतलब यार मैं सब चीज़ों में नहीं पढ़ना नहीं चाहता मैं। अब सडनली उसने क्या किया, एक दिन बोले यार मैंने तेरे नाम पे 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया और तेरे को 10% महीने का आएगा। अब मुझे यार तूने क्या कर दिया, फिर मुझे उसको पैसे भेजने पड़े और फिर थोड़ा सा पैसा आने लगा तो थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ गया, कैसा क्यों आ रहा समझे। अब क्यों आया, तो फिर मैंने थोड़ा सा बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर दिया। स्टार्टिंग में बड़ा, जब बड़ा इन्वेस्टमेंट की बारी आई तो फिर वो कंपनी जो हमेशा होता वो हो गया, जो हमेशा सबके साथ होता वो। फिर मैंने उसके बाद समझा ये क्रिप्टो, 17-18 में क्रिप्टो को समझा मैंने, और फिर ब्लॉकचेन का डेवलपर बना, बहुत डीपली गया, वो पता किया फिर मैंने क्या। उसके बाद से मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया, मैं किसी को ना स्कैम होने नहीं दूंगा किसी के साथ में। फिर मैंने अपना एजुकेशन विंग को स्टार्ट किया और फिर कोविड आया, कोविड में मैं ऑनलाइन आ गया। ऑनलाइन आने के बाद मैंने आज से नॉट ओनली इंडिया, इंडिया, बांग्लादेश, यूएई, अरब अमीरात, जितनी जगह है यहाँ गल्फ में, यूएस, यूके एंड कनाडा तक में 10,000 लोगों को ऑनलाइन ट्रेन किया मैंने, ऑनलाइन। और ट्रेडर बना दिया मैंने, 18 साल से लेके रिटायरमेंट लोगों को ट्रेडर बना दिया है। एक एयरफोर्स ऑफिसर है, उनको मैंने प्रोफेशनल ट्रेडर बनाया। एक 18 साल का बच्चा है, बिहार का बच्चा है, उसको मैंने प्रोफेशनल ट्रेडर बनाया। मेरे चैनल पे है इनकी पूरी स्टोरीज है, इनके पॉडकास्ट मेरे हैं। तो ये, अगर आप किसी विजन को लेके काम करो, मेरा ये है कि किसी के साथ स्कैम नहीं होने दूंगा। आज मेरे 5 साल पहले मेरे को लगता है मेरे चैनल को 14 साल होगा, तो मेरा वीडियो स्टार्ट ही वहां से होता है स्कैम से, कि स्कैम से कैसे बचें। और स्कैम से आप जब बचेंगे जब अपने आप को आप एजुकेट करेंगे। दोस्तों से बचना पड़ेगा पहले। नहीं ना, दोस्तों की बात नहीं, वो तो होते हैं। हाँ, सही बात है, दोस्तों से बचना पड़ेगा, कुछ नालायक दोस्तों से बचना पड़ेगा। नहीं, दोस्तों के साथ साथ अपने आपको एजुकेट करना जरूरी है। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं, पहले अपने आपको एजुकेट तो करें, समझे तो उसको इंडस्ट्री का रिस्क क्या है, उसका रिवार्ड क्या है। समझेंगे नहीं तो रिस्क होगा। और मैं अब सिंपल से सब आपके चैनल के थ्रू मैं सबको बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री में आपको कोई जरूरत से ज्यादा रिटर्न कमिट करता है तो समझ लेना वो स्कैम है, वो कोई आपका भाई क्यों ना हो, है ना। 10% रिस्क समझ में नहीं आता। अभी इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, स्कैम बहुत, फॉरेक्स को लेकर बहुत ज्यादा स्कैम है, और इंडिया भी काफी सारा अलर्ट हो गया है। अभी ब्रोकर को लेकर स्कैम चल रहा है, लोगों को लगता है फॉरेक्स इज इन्वेस्टमेंट, तो काफी सारा है कि मैं आप इन्वेस्टमेंट करो 1 लाख रुपए आपको 10% रिटर्न मिलेगा। मेरे को समझ में नहीं आता 10% रिटर्न आएगा कहाँ से, मेरे को आज तक वो समझ में नहीं आया। 10% रिटर्न लाके कहाँ से देगा बंदा, वो ट्रेडर नहीं है, वो पैसे घुमा रहा है, मैं क्या पैसे घुमा रहा है। तो 10% अगर कोई भी आपको कमिटमेंट करता है, क्यों, हमको मालूम है बैंक हमको 9 से 10% दे रहा है। म्यूचुअल फंड कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी काम करी है, हमको साल का 15 से 20% दे रही है, तो ये 10% महीने का कहाँ से ला के देगा, मतलब साल का 120%। तो ये समझ लो टोटली 90, 200 क्या 500 1000% स्कैम है वो, कहीं ना कहीं वो खटे खराब ही होगा। हाँ, कोई बंदा अगर आपके पास आगे बोलता है यार महीने का ना 1 से 2% निकाल के सकते हो, हाँ ठीक है, समझ में आता है, 2% मतलब साल का 24%, हाँ ठीक है, डन, आप वहां जा सकते हो। तो ये चीज आप लोग है कि जब भी आप फॉरेक्स में जा रहे हो, क्रिप्टो में जा रहे हो, और कि कोई आपके सामने कोई स्कीम लेके आता है और बोलता है कि तो फॉरेक्स, सबसे पहले तो फॉरेक्स कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है। फॉरेक्स इज ए प्योरली करेंसी की ट्रेडिंग है, साथ में आप कमोडिटी की भी ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग के लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, और जब तक आप सीखेंगे जब इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते अच्छा, इससे माहौल बना दिया आपने पॉडकास्ट में, तो आज सॉलिड बातें करके। मुझे बताओ, दुबई में कंपनी खोलने का क्या प्रोसेस है? हैं। दुबई में कंपनी खोलने का प्रोसेस है कि सबसे पहले आपको एक अच्छा सा एजेंट चाहिए, है ना। अच्छा, इसके नाम पे ही बहुत स्कैम है, ये बता दूं आपको मैं। अब काफी सारे ऐड आप देखते होंगे कि 1 लाख रुपए में कंपनी रजिस्टर करें, 2 लाख में कंपनी रजिस्टर। तो दुबई में 2 एरिया होते हैं, एक होता है मेन लैंड होता है, एक होता है फ्री जोन होता है। फ्री जोन का मतलब होता है कि आप यहाँ पर बैंगलोर में बैठे हुए हैं और आपने कंपनी रजिस्टर करी, आपसे अगेंस्ट काम कर रहे हैं, आपका एक फिजिकल ऑफिस नहीं होता, आपका एक ऑनलाइन आपका एक एड्रेस रहता है बस, दैट इज कॉल्ड। ये बहुत कम पैसे में आप वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, आप 3-4 हज़ार दिरहम, मतलब 5 हज़ार दिरहम के अंदर आपका काम हो जाता है। पेमेंट गेटवे वगैरह सब वहीं के मिलेंगे? उसमें आई डोंट नो, क्योंकि मेरी फ्री जोन नहीं है, लेकिन मैं लोगों को प्रेफर भी नहीं करता कि फ्री जोन में जाना चाहिए, क्योंकि आप सर नाम को रजिस्टर कर रहे हैं। अब ये लोग वो करते हैं जिनको कोई स्कैम करना हो या किसी को फंड उठाना हो, मुझे ऐसा लगता है। अब मैं, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैंने कंपनी अपनी मेन लैंड में रजिस्टर की है। मेन लैंड का मतलब होता है कि आपके ऊपर प्रॉपर ऑफिस हो, है ना। उसके बाद में आपको एक इन्वेस्टर वीजा मिलता है, फिर आप अपनी टीम के लिए वीजा अप्रूव करा सकते हैं, अपनी टीम को ले जा सकते हैं, जैसे मैंने किया है ना। तो कंपनी बनाने के लिए मुझे लगता है कि 15 से 20 लाख रुपए आपके हाथ में होना चाहिए। एक कंपनी यहाँ बना सकते हैं, आपको इन्वेस्टर वीजा मिल जाएगा, फिर 10-15 लोग आप कोटा और ले सकते हैं, अपनी टीम को लेकर बैठा सकते हैं, काम कर सकते 15-20 लाख रुपए में आप 4-5 लोगों के साथ हैं, काम स्टार्ट कर सकते हैं। बट यस, मंथली एक्सपेंसेस इज वेरी हाई। कितना लगभग एक्सपेंस लगता है? जिस तरह का ऑफिस लिया, मुझे लगा कि आपका 1 CR से ज्यादा है। 1 CR जितना बड़ा आपका बैंगलोर का ऑफिस है, मुझे लगता है कि इतना बड़ा ऑफिस अगर आपको वहाँ चाहिए तो मुझे लगता है 4-5 CR आपको देना पड़ेगा रेंट, मंथली 4-5 CR। क्योंकि मेरा छोटा सा ऑफिस है, मेरा मेरा एक 200-300 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, उसका जो रेंट जाता है वो जाता है इंडियन अमाउंट में 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। तो वहाँ पर दुबई में, अगर हम दुबई से थोड़ा दूर चले जाते हैं, आउटर में चले जाते हैं, तो वहाँ पर कॉस्ट कम हो जाती है, लेकिन फिर दुबई का फीलिंग ही नहीं आएगा आपको। दुबई का अब बैंगलोर में, बैंगलोर सिटी में रहेंगे ना, पता चला कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, तो गाँव में चले गए आप।
जैसे हाँ, जैसे कुछ शहर है दुबई से दूर, शारजा हो गया, अजमान हो गया, रसल खैमा हो गया, अभी वो ज़्यादा चर्चा में है रसल खैमा। तो ये तो दुबई से काफ़ी दूर पड़ता है, तो वहाँ पर थोड़ा इकोनॉमिकल है। अब जैसे दुबई में मैं रहता हूँ, तो अगर हमको फ्लैट लेना है, फ्लैट में जब हम लोग रहते हैं 3 BHK, इसका जो रेंट जाता है इंडियन अमाउंट की बात करूँ तो 5 लाख रुपए रेंट है उसका। अगर आपको 1 स्टूडियो लेना है, आपका दुबई की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ शेख जायद रोड स्टार्ट होता है जहाँ पर हम लोग बैठे हैं फाइनेंशियल सेंटर में, वहाँ पर एक रूम 6000 दरम मतलब करीब 1.5 लाख रुपए हो गया, 1.5 लाख रुपए हो गया। तो ये रेंट है वहाँ का। तो ये एक्सपेंस भी कंपनी बनाने से नहीं होगा, आपको एक्सपेंसेस का बैकअप भी लेके चलना पड़ेगा। तो ये सबसे ज़्यादा वो लोगों को बैकफायर करता है। लोग चले तो जाते हैं, लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाते। दैट इज़ द रीज़न। अच्छा, किसी को बताना हो 5 सेकंड में, अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? टाइमिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको अलाउ करता है 24/5 डेज़ आप काम कर सकते हैं। स्टॉक के अंदर में आपको सिर्फ लिमिटेड टाइम मिलता है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, आप इंटरनेशनल करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करते हो। तो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, स्ट्रैटेजी या माइंडसेट? माइंडसेट, स्टडी भी चाहिए, माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 80 माइंडसेट, 20 स्ट्रैटेजी। ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग, माइंडसेट का जो वेटेज है, स्ट्रैटेजी अपनी जगह काम करती है, स्ट्रैटेजी तो हमको लगानी पड़ती है। गेम जो है पूरा माइंडसेट का गेम है, स्ट्रैटेजी तो बनानी पड़ेगी, आपको कोई बिजनेस चलाना है तो स्ट्रैटेजी तो बनानी पड़ेगी ना। माइंडसेट से डिफरेंट काम करता है, माइंडसेट आपको काफ़ी सारी चीज़ों पे आपके रिस्क पे काम कर सकता है, आपके रिवॉर्ड पे काम करता है, आपके आपके इमोशंस पे काम करता है, माइंडसेट तो लगेगा, वो तो इंपॉर्टेंट है। नए ट्रेडर की ऐसी कौन-सी गलती जो आप बार-बार देखते हो? आपने 10,000 लोगों को ट्रेन किया है। अपने आप को अपडेट नहीं करना। आज अपडेशन का ज़माना है, मोबाइल आपको हर महीने अपडेट माँगता है ना, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है आपको। तो आज जो जो ज़माना है, जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अपने आप को अपडेट करना है, मार्केट किस तरह जा रहा है। तो मुझे लगता है कंटिन्यू सीखते रहना। आज मैं 2 डेकेड मुझे हुए इस इंडस्ट्री के अंदर में, 18 साल 19 साल हो रहे हैं। आज ही मैं 2 से 3 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट, अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। एज़ अ नए ट्रेडर जो लोग गलतियाँ करते हैं, वो सीखने पे फोकस नहीं करते, वो डायरेक्टली कूद जाते हैं पूल के अंदर बिना सीखे। वो सबसे बड़ी उनकी मिस्टेक है। तो जो नए ट्रेडर हैं, उनको सबसे पहले अपने सीखने पे फोकस हो, मार्केट को समझो। मार्केट बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी बहुत है, बहुत आगे आपको ले जा सकता है, पैसा बहुत है, रिसेशन नहीं है, टाइम का फ्रीडम है, फैमिली को टाइम दे सकते हो आप एन्जॉय कर सकते हो पूरा वर्ल्ड। अब मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं एयरपोर्ट पे जाके बैठूँगा, वहाँ से बैठ के ट्रेडिंग कर सकता हूँ, दुनिया को एन्जॉय कर सकते हो। तो उसका मतलब ये कि इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत है, तो हमको सीखना ज़रूरी है। अगर आप सीख जाएँ एज़ ए बिगिनर लेवल, टाइम देना, टाइम देने में क्या टेंशन है आपको? टाइम दें आप इसको, जैसे बाकी एजुकेशन को आपने टाइम दिया है, तो टाइम देना ज़रूरी है एज़ ए बिगिनर लेवल। फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक सक्सेस मंत्र बताओ आपकी तरफ से, गोल्डन रूल, कि कोई भी सक्सेसफुल बन सके। यस, अब इसका गोल्डन रूल ये हो सकता है कि सबसे पहले आप अपना रिस्क लेके चलें, आपका कैपिटल क्या है? आपने एक रूल बना लिया कि मेरा कैपिटल 1 लाख रुपए का मेरा कैपिटल है और महीने के मुझे एग्ज़ाम्पल के तौर पे 10,000 बनाने हैं। अब उसको डिवाइड कर दो आप उसको डेली में, 500 आपका डेली आता है। और 500 डेली आता है तो आपको 500 के लिए काम करना है। गोल्डन रूल ये है कि आपको, मैं बोलता हूँ, हमेशा बात करता हूँ, 1 गुड ट्रेड। आपको एक 1 गुड ट्रेड, अच्छा एक गुड ट्रेड देना है। एक अच्छा ट्रेड कहाँ मिल सकता है? एक ही ट्रेड आपको करना है और मैक्स में आपको 2 ट्रेड करना है। तो 1 गुड ट्रेड देना देखा आपने सेटअप बनाया और 1 या 2 ट्रेड आपको करने हैं बस। ये स्ट्रेटजी अप्लाई करना है। मार्केट के पीछे भागना नहीं है। तो जहाँ आपको मौका मिला, अच्छा मौका मिला, भले हो सकता है आपको 12 घंटे वेट करना पड़े, हो सकता है आपको 2 दिन वेट करना पड़े, हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दें मार्केट को। दैट इज़ द गोल्डन रूल। हमको ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमको रिकवरी के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमको बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो अपने ये सब चीज़ों को, रूल्स को फॉलो करते चलेंगे, कभी आपको नुकसान ही नहीं होगा। आज मेरा टारगेट है, आपका टारगेट था कि एक मेरे साथ बैठ के एक मीटिंग करनी है। आपका काम खत्म हो गया, आप दूसरे अपने काम में लगे हुए हैं। अब एक मैं 24 घंटे मीटिंग करते जाऊँ। टीम बोल रही है सर इनके साथ भी कर लो, टीम बोल रही है सर ये भी आगे इनको भी ले लो, सर इनको भी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू, राइट? तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड द ओवर ट्रेडिंग। लोग ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाते हैं, तो ओवर ट्रेडिंग से अपने आप को बचाना है। राइट। राइट सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए, और थैंक काफ़ी यू थैंक यू सॉलिड चीज़ें बता दी आपने आज फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, आई होप मतलब ऑडियंस मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सर्च करते हुए कुछ 2-4 पॉडकास्ट मैंने करे हैं, वो भी अच्छे खासे लोगों का रिस्पॉन्स आया है, और मैं चाहता हूँ इस वाले पॉडकास्ट पे आप रिस्पॉन्स अच्छा देना, क्योंकि एकदम जेन्युइन पॉडकास्ट बन गया ये आज। सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट, स्ट्रेटेजी और सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के इस पॉडकास्ट की लर्निंग। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच अभिषेक जी। एंड चाहूँगा कि आपके साथ बार बार आऊँ और इस तरह से लोगों को हम लोग एजुकेट करें। मेरा मिशन है कि लोगों को एजुकेट करना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ। एक बार हम किसी को एजुकेट कर लेंगे ना, तो वो बंदा 4 को और एजुकेट करेगा। तो फिर क्या होगा, वो स्कैम का चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो मेरा मेरा विज़न और मिशन यही है कि मैं मैक्सिमम लोगों को एजुकेट करूँ, ट्रेडर बनाऊँ और अपने साथ दुबई में बैठ के उनके साथ काम करूँ। और जो ऑलरेडी मैं इसमें सक्सेस हो गया हूँ और काम भी कर रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।